वेलकम बैक गाइस। तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपना यूनिट 3 जिसका नाम है फाइनेंशियल सर्विसेज। हम लोग की जो सीरीज़ है सब्जेक्ट आईबीएफएस की, उसमें जो हमारा थर्ड यूनिट है, 5 यूनिट में से थर्ड यूनिट है फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें पहले 2 यूनिट जो थे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और सेकेंड यूनिट था इशू मैनेजमेंट के बारे में, वो हमने पहले के 2 वीडियोज़ में देख चुका है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर द यूनिट 3 दैट इज़ फाइनेंशियल सर्विसेज। इन दिस यूनिट हम पढ़ेंगे, पहले टॉपिक है हमारा लीज़। लीज़ के बारे में क्या होता है। तो लीज़ के कॉन्सेप्ट आता है कि व्हाट इज़ लीज़ इज़ द फाइनेंशियल अरेंजमेंट वेयर वन पार्टी, बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है, मैं समराइज़ कर देता हूँ कि लीज़ का मतलब क्या होता है। कोई एक पार्टी होती है, फाइनेंशियल अरेंजमेंट क्या क्या किया जाता है कि एक पार्टी जो लीज़र होता है, वो देता है, ठीक है। लीज़र के पास अपने कोई एसेट रहते हैं, वो अपने एसेट का जो राइट होता है, यूज़ करने का राइट, वो एक दूसरे पार्टी को देता है, लीजी। जो लेता है वो लीजी और जो दे रहा है वो लीज़र। तो लीजी को वो अपने राइट्स देता है कि आप हमारे प्रोडक्ट को, हमारी जो एसेट है उसको यूज़ करें फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, स्पेसिफिक पीरियड होता है, और किसके बदले में, एक्सचेंज फॉर पीरियोडिक पेमेंट। लीज रेंटल जिसको कहते हैं, पीरियोडिक पेमेंट का मतलब हो गया लीज रेंटल। Essentially, it's like renting an asset for a long term issue instead of buying it outright। मतलब उसको खरीदने की जगह पे हम क्या करते हैं कि अपना जो नीड है उसको दूसरे से लीज पे उठा लेते हैं और रेंट की तरह उसके पेमेंट करते रहते हैं। ओनरशिप ऑफ द एसेट रिमेन्स विद द लीजर। जो ओनरशिप होती है एसेट की, वो लीजर के पास ही होती है, बस खाली लीजी के पास उसका राइट होता है यूज़ करने का। तो हम आगे पढ़ेंगे कि वाई इट इज़ यूज्ड, अवॉइड लार्ज अपफ्रंट कॉस्ट। Businesses can acquire asset without making a significant capital expenditure। कहा गया है कि बिजनेस को क्या होता है कि बिजनेस कोई बड़ा एसेट एक्वायर कर सकते हैं विदाउट मेकिंग अ सिग्निफिकेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब है कि कोई एक्सपेंडिचर पर लगाए, बिना लगाए एक्सपेंडिचर, वो एक एसेट यूज़ कर सकते हैं, रेंट पे उठा सकते हैं। उसके बाद आता है, उससे क्या होता है, उनको एक मोटा अमाउंट खर्च नहीं करना पड़ता किसी आइटम के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी, लीज कैन बी स्ट्रक्चर टू मैन मीट स्पेसिफिक नीड्स। हमारी जो नीड है उसके हिसाब से हम लीज वो उठा सकते हैं, कौन से पर्सन से हमें लीज में सस्ता मिल रहा है, उस हिसाब से हम फ्लेक्सिबिलिटी रहती है हमारे पास। उसके बाद हम जानते हैं कि टैक्स बेनिफिट मिलता है बिजनेसेस को, क्योंकि लीज़ का जो होता है, लीज़ की पेमेंट करते हैं हम, तो उसे हम जब टैक्स निकालते हैं तो उसमें डिडक्टेबल होता है, किसके लिए, लीज़ी के लिए। जो टैक्स ये रेंट दे रहा है और एसेट लिया है, उसके पास एक बेनिफिट आता है कि वो लीज़ की जो रेंटल पेमेंट है उसको एज अ डिडक्शन में क्लेम कर सकता है कि मैंने पेमेंट करी है। फिर ऑब्सोलेंस रिस्क मिटिगेशन, जो रिस्क मिटिगेशन होता है, रिस्क होता है ये टेक्नोलॉजी का चेंज हो जाने का या फिर आउटडेटेड हो जाने का, वो रिस्क उनका कम हो जाता है, क्योंकि उन लोगों ने खुद खरीदनी होती तो वो जब चाहें वापस अपने ये एसेट को वापस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं लीज। दे आर फ्यू टाइप्स ऑफ लीज। पहला है ऑपरेटिंग लीज। कॉन्सेप्ट क्या है ऑपरेटिंग लीज का, दिस इज अ शॉर्ट टर्म लीज वेयर द लीजर रिटेन्स मोस्ट ऑफ द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप। द लीज पीरियड इज टिपिकली शॉर्टर देन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। यहाँ पे कहा गया है, जो ऑपरेटिंग लीज होता है उसमें क्या होता है, उसका मतलब है कि जो लीज़र है वो, उसी के पास जो रिस्क है और रिवॉर्ड है एसेट का, वो लीज़र के पास रहता है, मतलब जो उसका एसेट है उसी के पास ओनरशिप रहती है। और लीज पीरियड जो होता है इसका, वो एक शॉर्टर पीरियड होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। एसेट की जो इकोनॉमिक लाइफ है उससे कम टाइम का वो लीज पीरियड होता है। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑपरेटिंग लीज का, वो हम पढ़ेंगे। द लीज डज नॉट टिपिकली गेन ओनरशिप एट द एंड ऑफ द लीज। बेसिकली जनरली कुछ कुछ लीज में क्या होता है कि जो लीज ही होता है, जो उसने लीज पे उठाई होती है चीज़ें, उसको ओनरशिप मिल जाती है लीज की, बट ऑपरेटिंग लीज में ऐसा ओनरशिप नहीं मिलती, ठीक है। वो ओनरशिप गेन नहीं करता, नॉट टिपिकली गेन ओनरशिप एट द एंड ऑफ लीज। सेकेंड, लीजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस, इशूएंस, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस। जितना जो भी एसेट हमने लीज पे उठाया है, उसका जो मालिक है, मतलब जो ओरिजिनल ओनर है, वही रिस्पॉन्सिबल है उसके मेंटेनेंस को देखने के लिए, इंश्योरेंस कराने के लिए और टैक्सेस में मीट करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं ऑफन यूज फॉर इक्विपमेंट दैट डेप्रिशिएट्स क्विकली। जनरली ऑपरेटिंग लीज वैसे वैसे इक्विपमेंट्स के लिए ली जाती हैं जो डेप्रिशिएट, जिनकी वैल्यू बहुत जल्दी गिरती है, जैसे कि कंप्यूटर्स हो गए, व्हीकल्स हो गए, उनके बारे में बताया गया है।
फिर आता है ट्रीटेड एज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑन द लीजी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे बताया जाए कि जो लीजी होता है, जो रेंट पे लेता है, उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसके अंदर जो लीज के पेमेंट, रेंटल पेमेंट्स होते हैं, वो एक तरह से ऑपरेटिंग एक्सपेंस की तरह शो किए जाते हैं। ये इससे कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसमें से एक एग्जांपल और आता है कि रेंटिंग एंड ऑफिस फोटोकॉपियर फॉर 3 years इवन दो इट्स यूजफुल लाइफ फॉर 7 years। यानी कि ऑफिस का जो फोटोकॉपी मशीन होता है वो 7 साल की उसकी लाइफ है, फिर भी कुछ लोग उसको रेंट पे देते हैं 3 साल के लिए, तो ये एक इकोनॉमिक लाइफ उससे 7 years है, जबकि उसको रेंट पे दिया जा रहा है कितने, 3 सालों के लिए। अब नेक्स्ट जो लीज आता है उसका नाम है फाइनेंशियल लीज, और उसको एक और वर्ड है कैपिटल लीज भी कहा जाता है। इसका कॉन्सेप्ट है दिस इज अ लॉन्ग टर्म नॉन कैंसिलेबल लीज वेयर द लीज enjoys essentially enjoys most of the risk and reward of their ownership, even though they don't legally owns the asset। बेसिकली फाइनेंशियल लीज में क्या होता है कि जो एसेट होता है उसकी, वो बहुत लंबे टाइम के लिए किसी को लीज पे दिया जाता है। जो लीजी होता है वो एसेंशली जो उसकी रिस्क और रिवॉर्ड जो होते हैं एसेट का, वो मेजर पार्ट लीजी के पास आ जाता है इंस्टेड ऑफ लीजर के पास। और इवन दो वो उस एसेट को ओन भी नहीं करते, दो दे डोंट लीगली ओन्स द एसेट, द लीजी पीरियड ऑफन कवर्स सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द एसेट इकोनॉमिक लाइफ। जो इकोनॉमिक लाइफ होती है उस लीज या एसेट की, वो फाइनेंशियल लीज में एक बहुत ह्यूज होती है, मतलब बहुत मेजर पोर्शन निभाती है। फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम जाने तो जो फाइनेंशियल रिस्क के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं वो हैं द लीजी यूजुअली हैड्स एन ऑप्शन टू परचेज द एसेट एट अ बार्गेन प्राइस एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड। बेसिकली बताया जा रहा है कि जो लीजी होता है, जो रेंट पे उठाते हैं चीज़ें लीज, वो उनके पास एक ऑप्शन रहता है कि वो एक बार्गेन करके लीज पीरियड, जो लीज का पीरियड होता है उसके एंड में वो जो एसेट है वो उसको खरीद सकते हैं, ऐसा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। फिर जो अगला पॉइंट है वो है द लीजी इज ऑफन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस सिमिलर टू ओनरशिप। बेसिकली जो हमने ऑपरेटिंग लीज में पढ़ा था कि ऑपरेटिंग लीज में ओनरशिप, जो ओनर होता है उसी के पास ये रिस्क रहता है, इंश्योरेंस का, मेंटेनेंस का, टैक्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ओनर की रहती है। बट इन फाइनेंशियल लीज द मेंटेनेंस, इंश्योरेंस एंड टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ गिवन टू लीजी, मीन्स जो उसने लीज पे उठाया है उसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। फिर इट इज़ ट्रीटेड मोर लाइक एन एसेट परचेज एंड लोन ऑन द लीजी बैंक बैलेंस शीट, कैपिटलाइज एसेट एंड कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी। यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि जो लीजी की बैलेंस शीट में होता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में दिखाते हैं, जबकि जो फाइनेंशियल लीज में होता है कि लीजी जो है वो अपने बैलेंस शीट में उसको एज अ एसेट परचेज की तरह दिखाता है और लोन की तरह दिखाता है। एक साइड लोन लाइबिलिटी में लोन चढ़ाता है और दूसरे साइड अपने एसेट में उसको परचेज की तरह एसेट दिखा देता है, और वो जो एसेट को है वो कैपिटलाइज कर लेता है, ऐसा होता है। फिर अगला पॉइंट है यूज़ फॉर एसेट विथ योर लॉन्गर यूजफुल लाइफ, एग्जांपल हैवी मशीनरी बिल्डिंग्स। यहाँ पे कहा गया है कि जो एसेट होते हैं वो एक लंबे यूज़फुल लाइफ जिनकी होती है उनके लिए फाइनेंशियल लीज का यूज़ किया जाता है। एग्जांपल में आता है कि लीजिंग अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर 15 years विथ एन ऑप्शन टू बाई इट फॉर नॉमिनल सम एट द एंड। बेसिकली साल टाइम के एंड में 15 साल कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लीज पे उठा लिया 15 साल के लिए, और फिर उसके पास एक ऑप्शन है कि वो उस नॉमिनल प्लांट को एट द एंड परचेज भी कर सकते हैं एक नॉमिनल सम दे करके। फिर अगला पॉइंट आता है कि अभी हमने दो पढ़ लिया, ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंशियल लीज, आएगा सेल एंड लीज बैक। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें आता है कि एन ओनर ऑफ एन एसेट सेल्स द एसेट टू अ लीजिंग कंपनी एंड देन इमीडिएटली लीज इट बैक फ्रॉम द सेम कंपनी। इसमें क्या करते हैं कि जो ओनर है एसेट के, वो अपना एसेट लीजिंग कंपनी को बेच देते हैं और फिर कंपनी से ही वो उसको वापस लीज पे उठा लेते हैं। कहने का मतलब कि मैंने एक कुछ ख़रीदा, ठीक है, मैंने एक कंप्यूटर ख़रीदा, मैंने वो कंप्यूटर ही, मेरे पास है कंप्यूटर, मैंने वो कंप्यूटर एक लीजिंग कंपनी को दे दिया कि आप मेरी कंप्यूटर ख़रीद लो मुझसे। अब कंपनी ने मुझसे कंप्यूटर ख़रीद लिया, लेकिन मैंने उसी कंपनी के पास जा करके वो वापस से कंप्यूटर को लीज पे उठा लिया। तो ऐसा होता है, ये होता है लीज, सेल एंड लीज बैक में। इसका पर्पस क्या है, टू अनलॉक कैपिटल टाइड अप इन द एसेट विदाउट लूजिंग द यूज ऑफ दोज एसेट। द सेलर नाउ लीज ही गेट्स इमीडिएट कैश एंड द बायर गेट्स अ न्यू इनकम जनरेटिंग एसेट। बेसिकली यहाँ पे कहा गया है जो लीजिंग पीरियड लीजिंग कंपनीज होती है,
ये सेल एंड लीज बैक का पर्पस क्या है? मेजर पर्पस इसका ये है कि जो लीजी होता है, जिसने पहले परचेज किया होता है, कैपिटल लगाया होता है अपना, वो अब क्या करते हैं कि वो अपना कैपिटल, अपना जो अपना एसेट है उसको बेच देते हैं ताकि उनको एक इमीडिएट कैश आ जाए। और फिर जो ओनर हैं, जो नए लीजर हैं अभी, ठीक है, मतलब जो ओनर हो गए हैं, बायर हो गए हैं एसेट के, उनके वो वापस से लीज पे चढ़ा देते हैं ताकि उनको एक इनकम जनरेटिंग एसेट बन तैयार हो जाता है। उनके पास पैसा रखा था और उनको इनकम जनरेट करानी थी उस पैसे से, तो वो क्या करते हैं, एसेट खरीदते हैं, मतलब वो जो एसेट है उसको खरीद लेते हैं और उसको वापस लीज पे चढ़ा देते हैं। तो उस लीज पे चढ़ाने से उनको रेंटल इनकम आने लग जाती है और जिससे वो खरीदे हो तो उनको कैश मिल जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आता है कि कंपनी ओन्स इट्स ऑफिस बिल्डिंग बट नीड्स कैश फॉर एक्सपेंशन, इट सेल्स द बिल्डिंग टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड लीज इट बैक। कहने का मतलब कि कंपनी जो एक बिल्डिंग ओन करती है, ऑफिस बिल्डिंग, उसको कैश की ज़रूरत होती है एक्सपेंशन के लिए, क्या करेगी वो, अपने जो बिल्डिंग है उसको बेच देगी किसी और को, और फिर जिससे को बेची है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, उसी से वो बिल्डिंग लीज पे उठा लेगी और रेंटल अमाउंट देने लग जाएगी। ठीक है, अगला जो टॉपिक है, अगला पॉइंट है वो है लिवरेज्ड लीज। इसका मतलब क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट में आता है कि अ थर्ड पार्टी लीज वेयर द लीजर प्रोवाइड्स only a portion of the asset cost, say is 20 or 40%, and the rest is financed by a third party lender. That is, example, a bank or an non-recourse basis, meaning the lender can only look to the asset and the lease payment for prepayment, not the leaser's others asset. बेसिकली यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे बताया गया है कि इसमें क्या होता है कि एक थर्ड पार्टी होती है, जो जैसे कि पहले एक लीजर होता है जिसको परचेज करना होता है, तो क्या करता है कि एसेट जो खरीद रहा होता है वो अपने पास एसेट खरीदता है, उसका खाली 20 या कुछ अमाउंट, कुछ पोर्शन वो अपने पास से देता है, और बाकी बचा हुआ जो पैसा है वो किसी थर्ड पार्टी से फाइनेंस कराता है। कहने लाइक एग्जाम्पल हो गया बैंक का, फिर वो बैंक की तरफ से फाइनेंस कर देता है। तो ये हो गया लीवर्ज लीज। और थर्ड पार्टी लीज वेयर द लीजर प्रोवाइड्स ओनली अ पोर्शन ऑफ द एसेट कॉस्ट, खाली एक जो एसेट का कॉस्ट है उसका एक पोर्शन, एंड द रेस्ट इज फाइनेंस बाय अ थर्ड पार्टी लेंडर ऑन अ नॉन रिकर्स basis, meaning the lender can only look to the asset and lease payment for repayment and not the lesser's other asset। कहने का मतलब है कि जो एसेट है जो उसने खरीदी है, लेंडर ने हेल्प करी है उसको खरीदने में, टू द एसेट एंड लीज पेमेंट फॉर रीपेमेंट, खाली वो उसके ही पेमेंट के लिए रीपेमेंट कर सकता है और लेसर के किसी अदर एसेट के लिए नहीं। इसका पर्पस क्या होता है, अलाउ लेसर टू एंगेज इन लार्जर ट्रांजेक्शन विद लेस कैपिटल आउटले एंड लीजी बेनिफिट्स फ्रॉम पोटेंशियल लोअर लीज रेट। क्योंकि एसेट का जो ओनर पूरा पूरा लीजर के पास उसने पेमेंट करके नहीं खरीदा होता है, फिर भी लेसर के पास ट्रांजेक्शन बड़ी अमाउंट में ट्रांजेक्शन कर सकता है विथ इट्स लेस कैपिटल आउटले, मतलब वो अपने कम कैपिटल लगा के भी बड़े अमाउंट में ट्रांजेक्शन कर सकता है। और लीजी के पास क्या बेनिफिट आता है, लीजी के पास ये बेनिफिट आता है कि वो उसके पास एक पोटेंशियल लोअर लीज रेट पे उसको एसेट एक्वायर कर पाते हैं, वो मिल जाता है उसको। एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि अ लार्ज एयरलाइन एक्वायरिंग अ न्यू एयरक्राफ्ट थ्रू अ लेवर्ज रिस्क इन्वॉल्विंग मल्टीपल इक्विटी इन्वेस्टर्स, लेजर एंड डेट प्रोवाइडर्स। कहने का मतलब कि अगर एक कंपनी है जो एयरक्राफ्ट खरीदती है, तो क्या करती है कि वो बहुत छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को पैसा ले करके उसके थ्रू वो खरीदती है, लेसर्स को डेट प्रोवाइड करा करके वो खरीदती है और फिर उससे काम अपना निकालती है। तो ये हो गया लीवर्ज रिस्क लीज। अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे वेंचर कैपिटल। तो व्हाट इज मीनिंग बाय वेंचर कैपिटल? वेंचर कैपिटल से हम ये देखते हैं, वेंचर कैपिटल इज अ form of private equity financing that is provided by venture capital firms or fund to startups, early stage and emerging companies that have been deemed to have higher growth potential or which have demonstrated high growth। यहाँ तक बताया गया कि वेंचर कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कि प्राइवेट इक्विटी फाइनेंस कराया जाता है, जिसमें जो किन्हें कराया जाता है, जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको किया जाता है एक स्मॉल अमाउंट में स्टार्टिंग में, जो प्राइवेटली उनको इक्विटी इक्विटी दी जाती है, पैसा दिया जाता है ताकि वो अपना ग्रो कर सकते हैं, जिनके पास एक ग्रो पोटेंशियल होता है उनके लिए वेंचर कैपिटल दिया जाता है। वेंचर कैपिटल फंड्स टिपिकली invest in companies that are in the seed, early or expansion stage of their development, usually when they are
टू यंग टू ऑब्टेन फाइनेंशियल फ्रॉम ट्रेडिशनल सोर्स लाइक बैंक्स और पब्लिक मार्केट। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो कंपनीज होती हैं, जो छोटी कंपनीज होती हैं, जो सीड कंपनी है या फिर अर्ली स्टेज में है या फिर अभी ग्रो नहीं हुई है, वो अभी एक्सपेंशन फेज में ही है, अपना डेवलपमेंट हो रहा है उनका, उनको ये वेंचर कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो ग्रो कर सके। अनटिल अनलेस वो तब इसलिए ग्रो नहीं कर पाती, उनके पास फाइनेंस नहीं, और फाइनेंस इसलिए भी नहीं होता क्योंकि बैंक उनको देना नहीं चाहते, क्योंकि नई कंपनी है। तो फिर जो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उनको वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको दिखता है उसके अंदर पोटेंशियल क्या है, तो फिर उसको ग्रो करते हैं। हम एग्जांपल देख सकते हैं जैसे कि स्टॉक मार्केट में शार्क टैंक इंडिया का हम एग्जांपल देख सकते हैं, उसमें कैसे स्मॉल कंपनीज को वो फाइनेंस करते हैं, वेंचर कैपिटल ही है वो एक तरह से। फिर आता है की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वेंचर कैपिटल का, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स आर इनहेरेंटली रिस्की बट इट्स इफ सक्सेसफुल दे कैन यील्ड वेरी हाई रिटर्न। बेसिकली न्यू कंपनी है तो उनके पास अगर स्टार्टिंग में हम पैसा लगाएं तो बेसिकली बहुत रिस्की होता है, क्योंकि वो श्योरिटी नहीं है कि वो अच्छा करेंगी ही करेंगी, बट अगर अच्छा करती है तो फिर उसका रिटर्न मिलता है वो एक गुड गुड अमाउंट में मिलता है, हाई रिटर्न मिलता है उससे। फिर सेकंड पॉइंट है इक्विटी स्टेक इन एक्सचेंज ऑफ फंडिंग। वेंचर कैपिटलिस्ट टेक एन इक्विटी स्टेक ओनरशिप इन द कंपनी। बेसिकली जो पैसे देते हैं उसके बदले वो लोग इक्विटी डिमांड करते हैं, जैसे हम शार्क टैंक इंडिया में देख सकते हैं। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है कि वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं ऑफन प्रोवाइड मोर देन जस्ट मनी, दे ऑफर स्ट्रेटेजिक एडवाइस, मेंटरशिप, इंडस्ट्री कनेक्शंस एंड ऑपरेशनल सपोर्ट। जो कि पहले से कैपिटलिस्ट बने हुए वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, वो खाली पैसे ना दे करके उनको एक एडवाइस करते हैं कि कैसे वो और ग्रो कर सकते हैं, उनको मेंटरशिप कर देते हैं। जैसे कि हम लोग ये शार्क टैंक इंडिया में देखते हैं कि बहुत सारे जो शार्क बैठे होते हैं वो बहुत जो कंपनीज आती है, स्टार्टअप्स आते हैं, उनको ग्रो करने के लिए भी एडवाइस करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपकी इक्विटी खरीदेंगे और उसके बाद हम आपको स्ट्रेटेजिक एडवाइस भी देंगे कि आप कैसे मार्केट में और अच्छा ग्रो कर सकते हैं। तो ये एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की बात कही गई है। फिर आता है लॉन्ग टर्म हॉरिजन। उसमें कहा गया कि वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट्स आर टिपिकली लॉन्ग टर्म विद एन एग्जिट स्ट्रेटजी, आईपीओ एक्विजिशन इन माइंड। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एक वेंचर कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, कोई शॉर्ट शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती है। अब उसमें आता है कि वेरियस स्टेप्स इन वेंचर फाइनेंसिंग। वेंचर फाइनेंसिंग में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है। तो वेंचर फाइनेंसिंग टिपिकली प्रोग्रेसेस थ्रू several राउंड्स, ईच डिजाइन टू फ्यूल ग्रोथ एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ए स्टार्टअप्स लाइफ। स्टार्टअप की जो लाइफ होती है उसमें बहुत अलग अलग स्टेज होते हैं, उनके स्टेजेस पे स्टेप बाय स्टेप वेंचर कैपिटल फाइनेंस करवाया जाता है। पहला स्टेज जो आता है वो है सीड स्टेज फाइनेंसिंग। इसमें क्या होता है कि टू हेल्प एंटरप्रेन्योर्स डेवलप अ बिजनेस माइंड, कंडक्ट मार्केट रिसर्च, बिल्ड अ प्रोटोटाइप एंड क्रिएट अ सॉलिड बिजनेस प्लान। बेसिकली एक कोई पर्सन है, उसके पास कोई आइडिया है बट उसके पास पैसे नहीं है, कोई फाइनेंस नहीं है कि वो उस आइडिया को ग्रो कर सके, तो क्या करती है वो, हो गया सीड लेवल पे, जो उसके माइंड में है वो एक सीड है। वो आइडिया को डेवलप कराते हैं, पेमेंट पैसा देते हैं ताकि वो मार्केट रिसर्च कर सके, एक प्रोटोटाइप बना सके और एक सॉलिड बिजनेस प्लान क्रिएट कर सके। तो उसके बारे में बताया गया। उसके बाद नेक्स्ट है अमाउंट। रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफन फ्रॉम एंजल इन्वेस्टर्स, इनकम्बटर्स और वेरी अर्ली स्टेज वेंचर कैपिटल फंड्स। जो अमाउंट आता है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है, क्योंकि उनको एक खाली प्रोटोटाइप तैयार करना होता है, उनको पूरा पूरा बिजनेस नहीं बनाना है। तो उनके पास जो फंडिंग होती है वो अभी स्मॉल अमाउंट में होती है। यूज़ ऑफ फंड क्या होता है, इस फंड का इनके पास जो फंड मिलता है वो उसको यूज़ करने के लिए उनको जो बताया जाता है वो है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट करो, आप एक अपना प्रोडक्ट तैयार करो, फिर बताओ कैसा बना है। इनिशियल टीम बिल्डिंग होता है, मार्केट वैलिडेशन, मार्केट में कैसा आपका चलेगा प्रोडक्ट, मतलब स्मॉल स्केल पे क्या हो रहा है, आपका प्रोडक्ट कैसा है वो बताया जाता है। आउटपुट विएबल प्रोडक्ट और सर्विसेज कॉन्सेप्ट एंड वैलिडेट मार्केट नीड। बेसिकली यहाँ पे जो आउटपुट निकलता है उन पैसे लगाने का, उसका एक स्मॉल प्रोडक्ट या सर्विस तैयार होती है, कॉन्सेप्ट तैयार होता है जिसमें वैलिडेट, या फिर एक और दूसरा जो मार्केट में वैलिडिटी मिलती है आपको कि क्या आपका प्रोडक्ट सही है। उसके बाद जो सेकंड स्टेज है वो आता है सीरीज ए फाइनेंसिंग। इसका जो पर्पस है सीरीज ए फाइनेंसिंग का पर्पस क्या है, टू स्केल द बिजनेसेस, रिफाइन द प्रोडक्ट, बिल्ड अ रोबस्ट team and stabilize a clear business model with early revenue generation। कहाँ कहने का मतलब कि जो सीरीज ए फाइनेंसिंग है उसमें होता है कि बिजनेस को स्केल करना होता है, प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए पेमेंट की जाती है कि आप प्रोडक्ट को और बेटर करिए। आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया, मान गए क्या प्रोडक्ट है वो समझ में आ गया, लेकिन इसको और डिफाइन करने की ज़रूरत है, अपना बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जाइए आप,
अपनी टीम तैयार करी है कि टीम आपकी हेल्प कराएगी करने में, एक बिजनेस मॉडल तैयार करने के लिए, ताकि रेवेन्यू जनरेशन शुरू हो सके। फिर इसका जो अमाउंट होता है सीरीज ए का, वो लार्जर देन सीड राउंड, टिपिकली इन द मिलियंस ऑफ डॉलर या मिलियंस ऑफ रुपीज़ हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि ये जो अमाउंट होता है वो थोड़ा ह्यूज अमाउंट में होता है, लार्जर देन सीड राउंड। उसके बाद आता है कि यूज़ ऑफ फंड्स। फंड्स का यूज़ कहाँ पे होता है? मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशनल एक्सपेंशन, फर्दर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। बेसिकली मार्केटिंग करने में, अपने प्रोडक्ट को सेल्स दिखा कराने में, ऑपरेशनल एक्सपेंशन करने में, इनमें सीरीज ए फाइनेंसिंग का यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो आउटपुट निकलता है वो डेमोन्स्ट्रेट प्रोडक्ट मार्केट फिट होता है, ग्रोइंग कस्टमर्स बेस, इनिशियल ट्रांजैक्शन। जो इसका जो आउटपुट निकलता है इस पेमेंट इस फाइनेंसिंग का, उसका जो आउटपुट है वो है कि प्रोडक्ट मार्केट में फिट बैठता है, डेमोन्स्ट्रेट होता है, फिर ग्रोइंग कस्टमर बेस, आपका जो कस्टमर बेस होता है वो ग्रो करता है। ये सब चीज़ें होती है सीरीज ए फाइनेंसिंग। उसके आता है सीरीज बी फाइनेंसिंग। सीरीज बी फाइनेंसिंग का जो पर्पस है वो है टू एक्सलरेट ग्रोथ, एक्सपेंड इन टू न्यू मार्केट्स, डेवलप न्यू प्रोडक्ट लाइन एंड बिल्ड आउट सीनियर मैनेजमेंट। पहले एक आप स्मॉल अमाउंट में काम करते हैं बेसिकली सीड लेवल पे, फिर उसका सीरीज़ वन होता है, सीरीज़ ए जिसमें आप एक छोटी सी टीम बनाते हैं। फिर सीरीज़ बी में क्या होता है कि आप अपनी टीम को और बड़े सीनियर मैनेजमेंट उसमें लाते हैं, अपनी टीम, अपनी कंपनी को ग्रो कराते हैं, अपना ग्रोथ का एक्सलेशन होता है आपकी सीरीज़ बी में। उसमें का जो अमाउंट होता है वो सिग्निफिकेंट लार्जर देन सीरीज़ ए, ऑफन 10 बिलियंस ऑफ डॉलर, यानी कि 10 मिलियन के डॉलर के हिसाब से इंडिया का हो गया, करोड़ों में बात हो गई। तो यहाँ पे वो बताया गया है। अब यूज़ ऑफ फंड्स क्या है, फंड का यूज़ क्या किया जाता है? एग्रेसिव मार्केट एक्सपेंशन, इंटरनलाइजेशन, स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन। स्ट्रेटेजिकली एक्वायरिंग करना होता है कोई चीज़ें, मशीन से क्या चाहिए, फिर बड़ी बड़ी जो अमाउंट में चीज़ें होती है कि आपके प्रोडक्ट को अच्छी से ग्रो कराने के लिए बड़ा करना है। उसके अलावा मार्केट में एक्सपेंशन करने के लिए इंटरनेशनलाइजेशन हो गया। इन सब चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। फिर आउटपुट जो है रैपिड स्केलिंग होता है, मतलब इसका जो आउटपुट होता है रैपिड स्केलिंग, आपके जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत अच्छे लेवल पे मार्केट में स्केल करते हैं। सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर गेन्स होता है, आपको जो मार्केट में शेयर होता है वो बहुत बड़े लेवल पे जाता है। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, आपकी रेवेन्यू बहुत जल्दी ग्रो करती है। उसके बाद आता है सीरीज सी डी एंड बियॉन्ड, उसके आगे की चीज़ें बेसिकली ग्रोथ इक्विटी की बात की गई है। तो इनका जो पर्पस होता है टू फ्यूल हाइपर ग्रोथ, प्रिपेयर फॉर एन आईपीओ। बेसिकली अब यहाँ पे क्या है कि कंपनीज क्या कर रही है, पहले तो अपना प्रोडक्ट उन्होंने मार्केट में अच्छे से निकाल, अब वो क्या चाहती है कि अपना आईपीओ निकालने के लिए, यानी कि पब्लिक से पैसा रेज करना है। फंड्स, लार्ज स्केल एक्विजिशन और एक्सपेंड ग्लोबल पूरे वर्ल्ड लेवल पे अपने चीज़ों को एक्सपेंड करना। दिस राउंड आर ऑफन कॉल्ड ग्रोथ इक्विटी एज द कंपनीज आर मोर स्टेबलाइज। कंपनी चूँकि बहुत स्टेबलाइज हो चुकी होती है बहुत अच्छी से, तो अब क्या है कि वो अब वर्ल्ड लेवल पे जाना चाहती है, ग्लोबल लेवल पे जाने की बात करते हैं। यहाँ पे जो अमाउंट होता है वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस की बात करेगी यहाँ पे 10 करोड़ से ऊपर की बातें करी गई है, ठीक है। पैसे इसमें इतना होता है। फिर यूज़ ऑफ फंड्स, फंड्स का जो यूज़ होता है उसका यूज़ मेजरली लार्ज स्केल ऑपरेशनल एक्सपेंशन, मतलब अपना जो ऑपरेशनल का एक्सपेंशन है उसको लार्ज स्केल करने के लिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ाने के लिए, स्ट्रेटेजी वाइज प्री आईपीओ इन्वेस्टमेंट्स, आईपीओ के पहले जो इन्वेस्टमेंट्स करनी होती है उनके बारे में यूज़ किया जाता है। इसका जो आउटपुट होता है वो होता है मार्केट लीडरशिप, प्रॉफिटेबिलिटी और क्लियर पाथ टू इट, रीडिंग फॉर एन एग्जिट इवेंट। मतलब कि वो मार्केट में अपने आप को एक लीडर की तरह प्रेजेंट करने की किया जाता है इससे। और उसके बाद आता है एग्जिट स्ट्रेटेजी। इसका जो पर्पस है वो है टू रियलाइज रिटर्न्स फॉर द वेंचर कैपिटलिस्ट एंड अदर इन्वेस्टर्स। अब जो उन्होंने वेंचर कैपिटलिस्ट ने जो ऊपर पैसे दिए थे उनको, उनका अमाउंट का जो पैसा है वो उनके रिटर्न करने की बारी आती है, मतलब एक ह्यूज अमाउंट में उनको प्रमोटर्स की तरह वो बिहेव करते हैं। तो कॉमन एग्जिट रूट क्या होता है जो पब्लिक में आने का होता है वो है आईपीओज हो गए, मर्जर हो गया, या फिर सेकेंडरी सेल हो गया। आईपीओज में द कंपनी सेल्स इट्स शेयर्स टू पब्लिक ऑन स्टॉक एक्सचेंज। दिस इज द मोस्ट लुडिकेटिव एग्जिट फॉर वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर जो कैपिटलिस्ट होते हैं जो अपने बेसिकली स्टार्टिंग में पैसा दिए होते हैं आपको, वेंचर कैपिटलिस्ट लिस्ट के बारे में जो हमने ऊपर पढ़ा था कि वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं, उनके अब एग्जिट रूट की बात करी जा रही है कि जो उनका एक कॉमन एग्जिट रूट होता है वो होता है वो होता है जनरली आईपीओ से वो अपने कॉमन एग्जिट करते हैं। और जिसमें क्या करते हैं कंपनी अपने शेयर्स के थ्रू वो अपने शेयर्स निकाल देते हैं जब कंपनी एक ह्यूज अमाउंट या लेवल पे पहुंच चुकी होती है। उसके बाद आता है मर्जर और एक्विजिशन। वो क्या करते हैं कि अपनी कंपनी इसको दूसरी कंपनी के साथ मर्जर करवा देते हैं या फिर ऐसी चीज़ों में वो अपना कॉमन एग्जिट रूट निकालते हैं।
और थर्ड पॉइंट एक और जो कॉमन एग्जिट रूट होता है उनका, वो होता है सेकेंडरी सेल्स। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, सेल देयर स्टेक्स टू अनदर प्राइवेट इक्विटी फर्म और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स। वो अपना जो स्टेक होता है वो किसी दूसरे इक्विटी फर्म को या स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को सेल कर देते हैं। उसके बाद हम लोग सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है स्टार्टअप्स। सो बेसिकली स्टार्टअप्स में क्या होता है कि स्टार्टअप इज अ यंग कंपनी फाउंडेड बाय वन और मोर एंटरप्रेन्योर्स टू डेवलप अ यूनिक प्रोडक्ट और द सर्विसेज एंड ब्रिंग इट टू मार्केट। जैसे कि हमने शार्क टैंक में देखा है कि कैसे एक नए नए स्टार्टअप्स आते हैं, जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो आकर के यूनिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और मार्केट में निकालते हैं। विच वॉट डिस्गाइज स्टार्टअप फ्रॉम अ ट्रेडिशनल स्मॉल बिजनेस इज इट्स emphasize on innovation, rapid growth and scalability। बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि जो इनका जो डिफरेंस स्टार्टअप्स का और स्मॉल बिजनेसेस का जो पहले होते थे उनमें डिफरेंस क्या होता है कि स्टार्टअप जो होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा बेस होते हैं। उनके अलावा फिर उसके अंदर इनोवेशंस होता है, उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी हो सकता है, उनका स्केल बहुत लार्ज लेवल पर स्केलेबिलिटी होती है। स्टार्टर्स ऑफन aims to solve a problem in a new or better way, disrupting existing industry or entire क्रिएटिंग इंटायर न्यू नई इंडस्ट्री। वो लोग पूरी पूरी नई इंडस्ट्री बना देते हैं, या फिर कोई पुरानी जो इंडस्ट्री है जो अभी उतनी अच्छे से काम नहीं कर रही है उनको डिस्टर्ब कर देते हैं। इनका जो की फीचर होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आते हैं पहला पॉइंट है की फीचर में इनोवेशन का। इनोवेशन इनका जो फोकस होता है वो नोबल आइडियाज़ पे होता है, प्रोडक्ट और सर्विसेज पे होता है, जो कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बनाया जाता है, इनोवेट करते हैं वो लोग। स्केलेबिलिटी पोटेंशियल जो होता है इनका वो बहुत ग्रो रैपिडली होता है, इनका पोटेंशियल होता है कि बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और एक बड़े मार्केट को रीच कर सकते हैं। इनकी जो अनसर्टेनिटी होती है इनमें बहुत, स्टार्टअप्स की मेजर जो प्रॉब्लम है वो होता है अनसर्टेनिटी और रिस्क, हाई डिग्री ऑफ रिस्क ड्यू टू अनप्रूवन बिजनेस मॉडल एंड मार्केट एक्सेप्टेंस। बेसिकली पॉइंट ये है कि अनसर्टेन होते हैं क्योंकि उनका एक कोई बिजनेस मॉडल भी मार्केट में होता नहीं है, वो नए मॉडल के लिए आते हैं, तो वो एक हाई डिग्री ऑफ रिस्क होता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है लीन ऑपरेशंस ऑफन स्टार्ट्स विद लिमिटेड रिसोर्स फोकसिंग ऑन एफिशिएंसी। उनका जो ऑपरेशन होता है वो बहुत स्मॉल स्केल से शुरू होता है। उसके अलावा फिर वो बहुत स्मॉल लिमिटेड रिसोर्स के साथ अपना फोकस करते हैं एफिशिएंसी पे, वैसा काम होता है। उसके बाद होता है उनमें पोटेंशियल बहुत अच्छा होता है ग्रो करने का, एम्स फॉर सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर्स एंड वैल्यू क्रिएशन। उनकी जो वैल्यू क्रिएशन का चांस रहता है कि वो बहुत अच्छा मार्केट में शेयर ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद आता है फाइनेंसिंग फॉर स्टार्टअप। स्टार्टअप की फाइनेंसिंग कैसे होती है, बूट स्ट्रैपिंग। कॉन्सेप्ट क्या है बूट स्ट्रैपिंग का, फंडिंग द बिजनेस विद पर्सनल सेविंग्स, क्रेडिट कार्ड्स और अर्ली रेवेन्यू जनरेशन बाय द बिजनेस इटसेल्फ। बिजनेस के जो फाउंडर्स होते हैं वो जनरली अपनी जो पर्सनल सेविंग होती है या फिर क्रेडिट कार्ड से पैसे उठाते हैं, फिर उसके थ्रू या फिर अर्ली रेवेन्यू जनरेशन बाय द बिजनेस इटसेल्फ, उन सबसे उनको पैसे स्टार्टिंग में बूट स्टेपिंग कहा जाता है। जो प्रोज है वो कंप्लीट कंट्रोल, प्रोज में क्या होता है कि उनका कंप्लीट कंट्रोल होता है वो पैसे के ऊपर और कोई उसकी इक्विटी में डाइल्यूशन नहीं होता है। और फिर कॉन्स क्या है कि लिमिटेड कैपिटल, क्योंकि बेसिकली वो अपना ही सेल्फ का ये पैसा फंड्स लगा रहे हैं, तो कैपिटल जो होता है बहुत लिमिटेड होता है और ग्रोथ लिमिटेड कैपिटल होने के कारण ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है, जिसमें पर्सनल फाइनेंशियल रिस्क भी रहता है कि कहीं कंपनी काम नहीं कर रही है, मतलब स्टार्टअप वर्क नहीं किया, तो उनका रिस्क बहुत हाई रहता है। दूसरा है फ्रेंड फैमिली एंड फूल्स। क्या है कॉन्सेप्ट है इसका, बोरिंग और रिसीविंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम क्लोज पर्सनल कनेक्शंस। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जो स्टार्टअप्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने जो आसपास के लोग हैं, फैमिलीज़ हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सबसे अपना कनेक्शन बना करके फंड्स उठाते हैं, इन्वेस्टमेंट लेते हैं। इसका प्रोज क्या है कि ईजियर टू सिक्योर देयर देन इंस्टीट्यूशनल फंडिंग ऑफ एंड फ्लेक्सिबल टर्म्स, क्योंकि ये लोग आसपास के लोगों से पैसे उठा रहे हैं, तो ये जो फंड है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है उनको, फ्लेक्सिबल टर्म्स में मिल जाता है इंस्टेड ऑफ इंस्टीट्यूशनल फंडिंग के थ्रू जो मार्केट बिजनेस बैंक से जाके उठानी होती है। बट कॉन्स क्या है कि कैन स्ट्रेन पर्सनल रिलेशनशिप, लिमिटेड कैपिटल। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि फ्रेंड्स से उठाना है पैसे या फैमिली से लेने हैं, तो उनके जो कैपिटल होंगे वो बहुत लिमिटेड होंगे, बड़े अमाउंट में कैपिटल मिलेगा नहीं। और दूसरा क्या कौन पड़ता है इनको कि उनकी जो पर्सनल रिलेशनशिप होती है दोनों के बीच में, लोगों के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में, फैमिली, वो तो ये हैम्पर हो सकती है। ये होते हैं इसमें कौन सा आते हैं इसके। इसके बाद हम जानते हैं कि अगला जो टॉपिक है वो है एंजल इन्वेस्टर्स। तो अभी हमने पढ़ा कि फ्रेंड फैमिली एंड फुल से आता है एंजल इन्वेस्टर्स। इसमें आता है हाई नेटवर्थ individuals who provide capital for startups, usually in exchange for convertible
डेट और इक्विटी दे ऑफन ब्रिंग्स इंडस्ट्री एक्सपीरियंस एंड मेंटरशिप। एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं कि इन्वेस्टर जो एज अ एंजल की तरह उनके पास आते हैं हेल्प कराने के लिए, जो पैसे जिनके पास ज़्यादा होते हैं, ह्यूज अमाउंट में हाई नेटवर्थ होता है इंडिविजुअल्स के पास, वो आते कैपिटल प्रोवाइड करते हैं इन स्टार्टअप्स को। और यूजुअली इन एक्सचेंज ऑफ कन्वर्टेबल डेट और इक्विटी, इक्विटी के बदले में वो उनको पैसे प्रोवाइड करते हैं। और सिर्फ इक्विटी ही नहीं बदले सिर्फ कैपिटल ही नहीं प्रोवाइड करते हैं, इवन वो अपना एक्सपीरियंस भी देते हैं और उनको गाइड भी करते हैं, मेंटरशिप करते हैं। इसका प्रोज क्या होता है कि मोर सिग्निफिकेंट कैपिटल देन एफएफपी, जो हमने ऊपर पढ़ा, वैल्यूबल गाइडेंस, लेस फॉर्मल देन वेंचर कैपिटल। तो वेंचर कैपिटल से वो थोड़ा लेस फॉर्मल रहता है और जो कैपिटल होता है वो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में होता है इन कंपैरिजन टू फैमिलीज फ्रेंड्स एंड फूल्स वाले में, और इनके पास जो गाइडेंस होती है वो वैल्यूबल गाइडेंस भी देते हैं। इसके अलावा जो कॉन्स होता है एंजल इन्वेस्टर्स का, वो होता है मे रिक्वायर सिग्निफिकेंट इक्विटी स्टेक, कैन बी डिफिकल्ट टू फाइंड द राइट एंजल। यहाँ पे बताया गया है कि जो एंजल इन्वेस्टर्स आते हैं वो आपके हो सकता है कि जो इक्विटी है उसका एक मेजर पोर्शन, मेजर पार्ट ले ले अपने नाम पे कर एक्सचेंज में ले। और ये भी होता है कि एक राइट एंजल या आपके लिए जो राइट एंजल इन्वेस्टर है वो फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। उसके बाद आता है अगला पॉइंट है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग बेसिकली होता है कि एक लार्ज अमाउंट इंडिविजुअल से पैसे उठाना, रेजिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, टिपिकली थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल से पैसा उठाना, स्मॉल स्मॉल अमाउंट में पैसा उठाना। इसका जो टाइप्स होते हैं वो कुछ टाइप्स हैं जिसका हम नीचे देख सकते हैं। जिसमें आता है, पहला आता है रिवॉर्ड बेस्ड, बैंकर्स रिसीव्ड अ प्रोडक्ट और पर्क्स। इसमें क्या होता है कि जो क्राउड फंडिंग होती है उसमें रिवॉर्ड बेस होता है कि जो रिसीव कर रहे हैं प्रोडक्ट, उनको कोई प्रोडक्ट दिया जाता है, पर्क्स दिया जाता है कि आप हमें पैसे दीजिए, उसके बदले हम आपको ये प्रोडक्ट या फिर ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करने के तैयार हैं। फिर इक्विटी बेस, कुछ लोगों को इक्विटी के बदले में हमारे स्टार्टअप्स क्या करते हैं कि अपनी इक्विटी देते हैं और बदले में उनसे कैपिटल रेस करवाते हैं। उसके अलावा कुछ को डेट बेस्ड होता है कि बैंकर्स रिसीव प्रीपेमेंट विद इंटरेस्ट। कुछ पे लोग क्राउड फंडिंग के नाम पे डेट, अपनी डेट सिक्योरिटीज़ को प्रोवाइड करते हैं और उनसे उसके बदले में कैपिटल रेस करते हैं। उसके बाद आता है कि अगला पॉइंट है डोनेशन बेस। क्राउड फंडिंग में एक और आता है डोनेशन बेस की, जो स्टार्टअप्स होते हैं वो डोनेशन लेते हैं विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न्स। इसके जो प्रोज होते हैं उसमें आता है एक्सेस टू अ लार्ज पूल ऑफ इन्वेस्टर्स, मार्केट वैलिडेशन, मार्केटिंग बस। मार्केटिंग बस का मतलब होगा कि आपके मार्केट में आपके बारे में लोग जानने लग जाते हैं, और उसके बाद इन्वेस्टर्स आपके पास एक बड़े पूल होता है, इन्वेस्टर्स का बड़ा अमाउंट का एक्सेस होता है कि आप जाके उनसे बात कर सकते हैं, उनसे कैपिटल रेज करवा सकते हैं। मार्केट में वैलिडेशन मिलता है आपको कि आप सही है कि गलत हैं, उसके बारे में आप मार्केट आपको एक इंसाइट प्रोवाइड करा देता है। उसके बाद जो कौन से इसमें रिक्वायर सिग्निफिकेंट मार्केटिंग एफर्ट, स्मॉल चेक्स कैन बी एडमिनिस्ट्रेटिवली इंटेंसिव। तो इसमें जो होता है कि एफर्ट्स आपको बहुत ह्यूज अमाउंट में एफर्ट्स देने पड़ते हैं, सिग्निफिकेंट मार्केटिंग एफर्ट्स लगते हैं। स्मॉल अमाउंट में एडमिनिस्ट्रेटिवली इंटेंसिव होता है, एडमिनिस्ट्रेटिवली इंटेंसिव बहुत स्मॉल अमाउंट में काम होता है। फिर अगला पॉइंट है कि वेंचर कैपिटल एज एक्सप्लेन, जो हमने ऊपर पढ़ लिया उसके बारे में ये कॉन्सेप्ट क्या है। प्रोफेशनल फंड्स इन्वेस्टिंग इन हाई ग्रोथ पोटेंशियल कंपनी इन एक्सचेंज फॉर इक्विटी। इक्विटी के मतलब में जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल कंपनीज होती हैं उनमें प्रोफेशनल जो होते हैं वो अपना फंड्स को प्रोवाइड कराते हैं। उसका जो प्रोज होता है लार्ज कैपिटल इन्फ्यूजन, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट एंड वैलिडेशन। इसका जो प्रोज है उसके बारे में बताया गया है कि लार्ज कैपिटल दिया जाता है बदले, और उसके साथ साथ एक स्ट्रेटेजी सपोर्ट भी मिल जाए, वैलिडेशन भी मिलता है। बट कॉन्स में आता है, कॉन्स में वही वाला कॉन्स है कि सिग्निफिकेंट इक्विटी डाइल्यूशन, इक्विटी ह्यूज अमाउंट में इक्विटी वो ले लेते हैं। अपना जो हमारे स्टार्टअप्स के ऊपर होता है वो कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है, डिमांडिंग इन्वेस्टर्स, ये सब चीज़ उसमें कॉन्स में आती है। और फिर आता है इनकन्वर्टर एंड एक्सीलरेटर्स। इसमें जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है, प्रोग्राम दैट प्रोवाइड रिसोर्स, मेंटरशिप, ऑफिस स्पेस एंड समटाइम्स इनिशियल फंडिंग टू अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स इन एक्सचेंज फॉर स्मॉल इक्विटी स्टेक। स्मॉल इक्विटी स्टेक के बदले में मेंटरशिप, ऑफिस स्पेस, ये चीज़ें उनको प्रोवाइड करी जाती है एक्सलेटर्स को। इसका जो प्रोज होता है वो होता है स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट मिलता है, नेटवर्किंग होती है, क्विक डेवलपमेंट साइकिल्स होता है कि आप जल्दी ग्रो कर सकते हैं, ये वो आपको हेल्प करते हैं। और इसमें जो कॉन्स होता है वो होता है कि कॉम्पिटिटिव एडमिशन होते हैं, टिपिकली फॉर वेरी अर्ली स्टेज कंपनीज। जो अर्ली स्टेज कंपनीज होती हैं उनके पास बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एडमिशन्स, कॉम्पिटिटिव होती है ये, टिपिकल होता है अर्ली स्टेज कंपनीज के लिए। उसका बाद आता है बैंक लोन। बैंक लोन मतलब डेट फाइनेंसिंग, जहाँ पे ट्रेडिशनल लोन्स की जैसे
पहले के टाइम में जो बैंक्स के थ्रू पैसे उठाते थे वो उसी के बारे में बताया गया कि ट्रेडिशनल लोन्स है इसके कॉन्सेप्ट। और जो प्रोज है इसमें, नो इक्विटी डाइल्यूशन, इससे पैसा लोन उठाने से आपकी इक्विटी कम नहीं होती। लेकिन कॉन्स है, कॉन्स के बारे में बताया गया कि डिफिकल्ट फॉर अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स टू सिक्योर विदाउट कोलेट्रल, क्योंकि उनके पास कोलेट्रल या प्रूवन कैश फ्लो नहीं होता, क्योंकि स्टार्टिंग ये है उनका स्टार्टअप्स का। तो उनको एक अर्ली लेवल पे, अर्ली पीरियड में अपने टाइम में इंटरेस्ट लोन उठाने में दिक्कत होती है, क्योंकि उनके पास कोई कोलेट्रल देने के लिए नहीं होता है, कैश फ्लो दिखाने के लिए नहीं होता कि हमारे पास पैसे आ रहे हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट ये है कि म्यूचुअल फंड इज एन इन्वेस्टर व्हीकल दैट पूल्स मनी फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन diversified portfolios of securities like stocks, bonds, money market instruments and other assets. Fund manager manage these funds aiming to generate returns for the investors. Each investor owns unit of the mutual fund representing their professional shares of the funds holding. Basically इसमें ये होता है कि एक पूल बनाया जाता है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपने पैसे अपना स्मॉल स्मॉल अमाउंट देते हैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स, इससे वो एक ह्यूज अमाउंट बनता है। और फिर वो ह्यूज अमाउंट को लेकर के जो ये प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना करके अलग अलग चीज़ों में, जैसे स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, उन सब में पैसे लगाते हैं। और हर एक शेयर के पास उन वो जो म्यूचुअल फंड उन्होंने पूरे के पूरे सबके एक कॉमन पूल बना करके जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया, उनके कुछ कुछ हिस्से पर्टिकुलर हर एक इन्वेस्टर को वो प्रोवाइड करा देता है। तो म्यूचुअल फंड का जो रोल होता है उसमें क्या क्या रोल होता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट का काम करते हैं वो। इन्वेस्टर्स बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपर्टीज ऑफ एक्सपीरियंस फंड मैनेजर वो कंडक्ट रिसर्च। बेसिकली यहाँ पे ये बताया जा रहा है जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको क्या फ़ायदा मिलता है, वो बेनिफिट उठाते हैं जो एक्सपीरियंस फंड मैनेजर होते हैं उनकी एक्सपर्टीज़ से वो फ़ायदा उठाते हैं, जो कि जो एक्स मैनेजर्स ने कुछ रिसर्च कर रखी होती है उस बेसिस पे वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाते हैं। ठीक है, फिर इसमें जो रोल होता है उसमें आता है डाइवर्सिफिकेशन। बाय पूलिंग मनी म्यूचुअल फंड्स कैन इन्वेस्ट इन अ वाइड रेंज ऑफ सिक्योरिटीज रिड्यूसिंग रिस्क कंपेयर टू इन्वेस्टिंग इन अ सिंगल स्टॉक और बॉन्ड। मतलब है कि यहाँ पे कि म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि एक वाइड रेंज ऑफ सिक्योरिटीज़ में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, फंड्स इन्वेस्ट किए जाते हैं, जिससे आपकी रिस्क जो होती है वो बहुत रिड्यूस हो जाती है। और इंस्टीड ऑफ कि आप किसी एक सिंगल स्टॉक या बॉन्ड में पैसा डालें, उसके बजाय आपकी जो सिक्योर ये फंड्स हैं वो एक डाइवर्सिफाइड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट रहते हैं, जिससे आपकी रिस्क बहुत नॉमिनल हो जाता है। फिर होता है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का में आता है इन्वेस्टर्स कैन गेन एक्सेस टू डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो विद रिलेटिव स्मॉल अमाउंट इन्वेस्टेड। स्मॉल अमाउंट से वो बहुत एक ह्यूज हाई डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लिक्विडिटी में आता है कि इन्वेस्टर्स कैन टिपिकली बाइज एंड सेल म्यूचुअल फंड्स यूनिट ऑन एंड एनी बिजनेस डेज एट द फंड्स नेट एसेट वैल्यू। एन मतलब कि जो ये एसेट है कंपनी की या फिर जिसमें भी वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक की, उसकी नेट एसेट वैल्यू के ऊपर वो लोग अपने फंड्स को जब चाहे बाय कर सकते हैं, जब चाहे सेल कर सकते हैं किसी भी बिजनेस डेज के अंदर। तो ये लिक्विडिटी उनको एक बेनिफिट की तरह मिलती है। कन्वीनियंस क्या होता है कि इजी वे टू इन्वेस्ट विदाउट नीड इन डेप्थ मार्केट नॉलेज और टाइम फॉर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। हमेशा उनको मॉनिटरिंग नहीं करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड्स एक बना बनाया उनको प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे वो ईजिली जाकर के अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंस्टीड ऑफ कि वो बहुत डेप्थ नॉलेज में जाएँ। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं वो पहले से ही बहुत अच्छा खासा रिसर्च करके बैठे होते हैं मार्केट का। फिर म्यूचुअल फंड्स में ट्रांसपेरेंसी होती है। फंड्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज देयर होल्डिंग्स एक्सपेंसेस एंड परफॉर्मेंस रेगुलरली। हमेशा फंड्स का जो परफॉर्मेंस है, एक्सपेंसेस है, होल्डिंग है, वो मैनेजर्स को, उनके इन्वेस्टर्स को दिखाना पड़ता है, इसलिए उसके बीच में ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। फिर आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। सो बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड एसेट कैपिटल क्लासेस, म्यूचुअल फंड्स को काफ़ी सारी चीज़ों में डिवाइड किया गया है कि टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। इसमें से पहला का नाम है इक्विटी फंड्स और ग्रोथ फंड्स, जिसमें का ऑब्जेक्टिव होता है टू जनरेट कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग प्राइमरी इन स्टॉक्स एंड इक्विटीज़ ऑफ कंपनीज। बेसिकली जो इक्विटी फंड्स होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसमें क्या होता है डिफरेंट कंपनीज़ के इक्विटी सिक्योरिटीज़ में, इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। रिस्क का जो रिस्क होता है वो वेरी हाई रिस्क होता है और पोटेंशियल होता है
वो भी हाई रिटर्न पोटेंशियल देता है ये। इसके बाद आता है कि इसके जो सब टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें जो सब टाइप्स होते हैं उसमें आता है लार्ज कैप, मिड कैप फर्म्स, स्मॉल कैप, सेक्टर स्पेसिफिक, थेमेटिक, इंडेक्स फंड्स, मे बी कैप्स, इन इंडेक्स लाइक निफ्टी 50। ठीक है। इसके बाद आता है डेट फंड्स यानी कि इनकम फंड्स, टू प्रोवाइड रेगुलर इनकम एंड प्रिजर्व कैपिटल बाय इन्वेस्टिंग इन फिक्स इनकम सिक्योरिटीज लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। बेसिकली डेट फंड में क्या होता है, ये रेगुलर इंटरवल पे आपको इनकम आती रहती है, जो कि एक इंटरेस्ट के रूप में आपको आती रहती है। यहाँ पे क्या करते हैं कि अलग अलग कंपनीज या सिक्योरिटीज़ के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, और उसके अलावा फिर गवर्नमेंट के भी जो बॉन्ड्स इशू करती है उसके अंदर इशू इन्वेस्टमेंट होती है, कॉर्पोरेट के बॉन्ड्स के अंदर, डिबेंचर्स के अंदर इशू किया जाता है। ये इसका जो रिस्क होता है रिलेटिवली इक्विटी के मुकाबले लोअर रिस्क पे काम होता है। फिर इसके जो रिटर्न होते हैं वो भी लोअर रिटर्न पोटेंशियल होता है। इसके जो टाइप्स होते हैं वो लिक्विड फंड्स में होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स होता है, गिल्ड फंड होता है, और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स होते हैं। इसके बाद आता है हाइब्रिड फंड और बैलेंस फंड्स, टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन कैपिटल एप्रिसिएशन एंड इनकम जनरेशन बाय इन्वेस्टिंग इन अ मिक्स ऑफ बोथ इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स। इसका जो रिस्क होता है ये मॉडरेट रिस्क होता है। हाइब्रिड फंड में क्या होता है कि इक्विटी और डेट दोनों मिला के इन्वेस्टमेंट करी जाती है। इसके सब टाइप्स होते हैं, वो एग्रेसिव हाइब्रिड यानी कि मोर इक्विटी, और कंजर्वेटिव हाइब्रिड हाइब्रिड यानी कि मोर डेट, या फिर आर्बिट्रेज फंड, जिसको इक्विटी ज़्यादा चाहिए अपने हाइब्रिड में वो एग्रेसिव हाइब्रिड हो गया, और जिसको कम फंड चाहिए वो कंजर्वेटिव हाइब्रिड हो गया। उसके अलावा जो अगले टॉपिक है वो है मनी मार्केट फंड्स। अगला जो टाइप के म्यूचुअल फंड्स है उसमें आता है मनी मार्केट, टू प्रोवाइड हाई liquidity and capital preservation by investing in a short-term money market instruments like commercial papers, treasury bills, and certificate of deposit। ये जो तीन चार नाम बताया हमने कि कॉमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ पेपर, ये मनी मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, उनके अंदर जब इन्वेस्टमेंट की जाती है तो उसको मनी मार्केट फंड्स में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट होती है, और ये बहुत हाईली लिक्विड होते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके जो रिस्क होते हैं वो वेरी लो रिस्क में होता है, और जो पर्पस होता है आइडियल फॉर पार्किंग आइडियल कैश फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड, यानी कि जो इसके जो पर्पस रहता है आपके पास कुछ अमाउंट पड़े हैं, कैश पड़ा है, तो उसको उस टाइम के लिए अपना कहीं पे इन्वेस्ट करना है, तो आप शॉर्ट टर्म में मनी मार्केट में इन्वेस्ट करना बेस्ट ऑप्शन रहता है। उसके अलावा फिर जो इंडेक्स फंड है उस इंडेक्स फंड में भी ऑप्शन रहता है म्यूचुअल फंड्स का कि वो उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड में क्या होता है, तो रिप्लिकेट द परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक मार्केट लाइक एग्जाम्पल है निफ्टी 50 सेंसेक्स के जो मार्केट्स इंडेक्स होते हैं उनको रेप्लिका होता है, ये परफॉर्मेंस उनमें जैसे होती है उसी को ये भी मिमिक करता है, बाय इन्वेस्टिंग इन ऑल द सिक्योरिटीज ऑफ डेट इंडेक्स इन द सेम प्रोपोर्शन। जिस वो जो निफ्टी 50 या फिर उन सब की जो इंडेक्स है उसके अंदर सिक्योरिटीज़ है, उन्हीं सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करने को इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, वो भी सेम प्रोपोर्शन बट इन अ स्मॉल अमाउंट। फिर जो इसका रिस्क होता है, रिफ्लेक्ट द रिस्क ऑफ द अंडरलाइंग इंडेक्स, ये जिस इंडेक्स के अंदर काम कर रहे हैं हम, जिसका रेप्लिका है उसके ऐसा रिस्क ये लोग मैनेज करते हैं या फिर रिफ्लेक्ट करते हैं। उसके बाद जो फीचर होता है इंडेक्स फंड का वो पैसिवली मैनेज या फिर लोअर एक्सपेंस रेशियो होता है। ठीक है। उसके बाद अगला जो म्यूचुअल फंड का टॉप पॉइंट है वो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ETFs। ऐसा जो कॉन्सेप्ट होता है वो इंडेक्स फंड के जैसा ही होता है, सिमिलर टू इंडेक्स फंड, बट ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज लाइक इंडिविजुअल स्टॉक्स, देयर प्राइस फ्लक्चुएट थ्रू आउट द डे। इनके जो प्राइस होते हैं वो दिन भर में काफ़ी बार फ्लक्चुएट करते रहते हैं। इसके जो प्रोज और कॉन्स है वो ऐसे हैं कि प्रोज जो है इंटरडे ट्रेडिंग है, आप सेम डे ट्रेडिंग कर सकते हैं, लोअर एक्सपेंस रेशियो है, देन एक्टिवली मैनेज फंड्स के हिसाब से मुकाबले इसका जो एक्सपेंस होता है वो उसका रेशियो कम होता है। फिर कॉन्स क्या है कि रिक्वायर डीमेट अकाउंट एंड ब्रोकरेज, प्राइस कैन डेविएट स्लाइटली फ्रॉम एन नेट एसेट वैल्यू जो होती है ये स्टॉक्स की, उससे इसकी जो प्राइस होती है वो डिबेट हो सकती है, और इसमें डीमेट अकाउंट और ब्रोकरेज फीस भी लगता है। फिर इसके बाद जो अगला अगला टॉपिक है वो है फंड्स ऑफ फंड्स। उसके बारे में हम जानते हैं कि उसके कॉन्सेप्ट है कि एक म्यूचुअल फंड डेट इन्वेस्ट इन अदर म्यूचुअल फंड्स इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली इन सिक्योरिटीज। अब म्यूचुअल फंड डेट इन्वेस्ट इन अदर म्यूचुअल फंड्स जिसने अपना पूल बना रखा है उसके वैसे काफ़ी सारे इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड्स के अंदर जब कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है, बेसिकली म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट को पूलिंग पूल ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज इज इन्वेस्टमेंट इन पूल ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज इज म्यूचुअल फंड।
एंड द उस म्यूचुअल फंड्स के, जैसे काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स के अंदर जब इन्वेस्टमेंट करी जाती है तो उसको एक और म्यूचुअल फंड कहा जाता है, और वो है फंड्स ऑफ फंड्स। तो इसका जो पर्पस होता है, प्रोवाइड डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस फंड मैनेजर एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। और जो क्वेश्चन होता है, कैन हैव हायर एक्सपेंस रेशियो ड्यू टू मल्टीपल लेयर्स ऑफ फीस। इसमें काफ़ी मल्टीपल लेयर्स ऑफ फीस होती है, क्योंकि पहले ही हम जो कर रहे हैं वो एक म्यूचुअल फंड के अंदर कर रहे हैं, और फिर वो म्यूचुअल फंड के अंदर भी काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं तो उनमें इन्वेस्टमेंट होगी, तो बहुत सारा मल्टीपल लेयर्स हो गया तो फीस हमारी बहुत बढ़ जाती है, तो एक्सपेंस रेशियो बहुत बढ़ जाता है। इसके बाद जो अगला म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन है वो है सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स। So concept are designed to meet specific financial goals like retirement, children education and etc. They often have a long-term investment horizon. इसमें जो क्या होता है कि प्रॉब्लम को फेस करने के लिए इसमें गोल्स, प्रॉब्लम की जो गोल्स हैं उनको फेस करने के लिए ये डिज़ाइन करे गए। तो जैसे रिटायरमेंट, किसी को रिटायरमेंट लेनी है, उसके अलावा फिर चाइल्ड के एजुकेशन के बाद है, तो उनके लिए ये ओरिजिनेट किए गए हैं, डिज़ाइन किए गए हैं। इसके बाद अगला जो म्यूचुअल फंड्स के बाद अगला टॉपिक आता है, अभी हमने पूरा पढ़ा म्यूचुअल फंड्स के बारे में। इसके बाद जो आता है वो आता है पेंशन फंड। ओके, तो पेंशन फंड का कॉन्सेप्ट ये है कि पेंशन फंड इज स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड दैट होल्ड्स एंड मैनेज एसेट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिटायरमेंट बेनिफिट फॉर द employees. Contributions are made by employees or both, and these contributions are invested to grow over time. When an employee retires, they receive regular payment from the funds. यहाँ पे क्या होता है पेंशन फंड में कि एक स्पेशल टाइप का इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे मैनेजर जो कंपनी होती है वो अपना पैसा इन्वेस्ट करती है, और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी इन्वेस्ट करते हैं, ताकि जो एम्प्लॉय का जो रिटायरमेंट हो उस टाइम उनको एक बेनिफिट मिल सके कि वो जब उनके पास एक रेगुलर इंटरवल पे पेमेंट आती रहे। कंट्रीब्यूशन आर मेड बाय एम्प्लॉयज़ एंड बोथ दिस कंट्रीब्यूशंस आर इन्वेस्टेड टू ग्रो ओवर पीरियड। ये टाइम के बेसिस पे ग्रो होता है, फिर जब एम्प्लॉय रिटायर होते हैं तो उनकी एक रेगुलर बेसिस पे पेमेंट आती रहती है। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं वो होते हैं लॉन्ग टर्म हॉरिजन के लिए, कि ये स्मॉल टाइम पीरियड के लिए नहीं होता, ये एक लॉन्ग टर्म पीरियड प्रोस्पेक्टिव के लिए होता है, ऑफन सालों के लिए होता है, यानी कि डेकेड्स के लिए, 10-10 सालों की बातें होती है इसमें। फिर दिस नेक्स्ट थिंग इज कैपिटल एक्यूमुलेशन। द प्राइमरी गोल इज टू एक्यूमुलेट अ सिग्निफिकेंट कॉर्पस टू प्रोवाइड रिटायरमेंट इनकम। बेसिकली यहाँ पे ये है कि इनका जो प्राइमरी गोल होता है वो एक मोटा अमाउंट, यानी कि एक सिग्निफिकेंट कॉर्पस को बना देना, ताकि रिटायरमेंट के लिए वो एक इनकम सोर्स जनरेट हो सके, हर रिटायरमेंट में मिलते रहे पैसा। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है रिस्क मैनेजमेंट। इनका जो बेसिकली काम होता है वो होता है रिस्क मैनेजमेंट। इन्वेस्टर्स आर मैनेज टू बैलेंस ग्रोथ विथ कैपिटल प्रिजर्वेशन गिवन द लॉन्ग टर्म नेचर एंड पे आउट ऑब्लिगेशंस। यहाँ पे पता है क्या कि जो इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट को मैनेज किया जाता है बैलेंस ग्रोथ विद कैपिटल प्रिजर्वेशंस एंड गिवन द लॉन्ग टर्म नेचर एंड पे आउट ऑब्लिगेशंस। बेसिकली यहाँ पे ये है कि एम्प्लॉयज़ को दिक्कत ना हो फ्यूचर में जाकर के इन्वेस्टमेंट इसलिए कर दी जाती है कि एम्प्लॉयज़ को दिक्कत ना हो फ्यूचर में जाकर के। फिर रेगुलेटरी ओवरसाइट। पेंशन फंड्स आर हैवली रेगुलेटेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बेनिफिशियरीज जो किसे कहते हैं, जिनको इससे बेनिफिट मिलना है, यानी कि एम्प्लॉयज़ की बात करी गई, तो उनके इंटरेस्ट को मेंटेन या प्रोटेक्ट करने के लिए पेंशन फंड्स को रेगुलेट किया जाता है, हैवली तरीके से उनके ऊपर नज़र रखी जाती है, ध्यान रखा जाता है। उसमें काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं पेंशन फंड्स के, तो ये हम उनके बारे में जानते हैं। पहला है डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स, डीबी प्लान्स जिन्हें कहते हैं। द एम्प्लॉयर गारंटीज अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पेंशन बेनिफिट टू द एम्प्लॉय अपॉन रिटायरमेंट, यूजुअली बेस्ड ऑन सैलरी एंड ईयर्स ऑफ सर्विसेज। इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयर्स एक गारंटी बता देता है एम्प्लॉय को अपने, कि आपके जब रिटायरमेंट होगी तो आपको इतना अमाउंट एज अ रिटायरमेंट इनकम की तरह मिलता रहेगा, पेंशन की तरह मिलता रहेगा। और वो जो अमाउंट होता है वो किस बेसिस पे होता है, उनकी सैलरी के बेसिस पे होता है, और जितना टाइम उन्होंने अपने सर्व किया है कंपनी को उस बेसिस पे होता है। तो उसका जो रिस्क होता है, जो इन्वेस्टमेंट रिस्क इज बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर इफ इन्वेस्टमेंट अंडर परफॉर्म द एम्प्लॉयर हैज़ टू मेक अप द शॉर्टफॉल। तो क्योंकि इन्वेस्टर जो होते हैं, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, उन्होंने अपना गारंटी दे दी होती है एम्प्लॉयज़ को, तो अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट में अंडर परफॉर्म होते हैं, इन्वेस्टमेंट कम हो जाते हैं, तो फिर जो शॉर्टफॉल होता है, जो कम पैसे होते हैं, उसको एम्प्लॉयर अपने पास से प्रोवाइड कराता है एम्प्लॉयज़ को। फिर डिफाइंड बेनिफिट के बाद जो अगला टॉपिक है वो है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन।
डिफाइंड बेनिफिट का एक कुछ एग्जांपल्स है कि ट्रेडिशनल टाइम में क्या होता था कि गवर्नमेंट पेंशन फंड कराती थी, जहाँ पे पेंशन फंड जो अमाउंट है वो फिक्स रहते थे। अब आते हैं डिफाइंड कंट्रीब्यूशन यानी कि डीसी प्लान्स। इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, बोथ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट अ फिक्स अमाउंट और परसेंटेज ऑफ सैलरी to a retirement account. The final pension benefit depends on the investment performance of these contributions. यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो एम्प्लॉयर्स होते हैं और एम्प्लॉयज़ दोनों एक फ़िक्स अमाउंट में कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी सैलरी का, ताकि एक रिटायरमेंट अकाउंट में अपने पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, और वो जो रिटायरमेंट अकाउंट है वो एट द एंड ऑफ द देयर सर्विसेज वो उनको बाद में मिलता है। द फाइनल पेंशन बेनिफिट डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस। जो हमेशा जो पेंशन में जो बेनिफिट मिलता है वो उनकी जो इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। रिस्क, द इन्वेस्टमेंट रिस्क इज borne by the employee if investment perform poorly, the retirement corpus will be smaller। क्योंकि एम्प्लॉय और एम्प्लॉय दोनों पेमेंट कर रहे हैं, तो जितना एम्प्लॉय करेगा उतना ही परसेंटेज में एम्प्लॉय भी अपने पास से करता है। तो इसका जो रिस्क है वो एम्प्लॉय बॉन्ड करता है। और जो इन्वेस्टमेंट अगर परफॉर्मेंस पूरा पूरा हुआ, मतलब कम पैसे डाले गए, तो एट द एंड एम्प्लॉय को कम अमाउंट में पेंशन मिलती है। इसका जो एग्जांपल है वो नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस में होते हैं इंडिया में, और 401 के इन द यूएस एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इन इंडिया। इंडिया में जो है एनपीएस और ईपीएस। इसके बाद एक हाइब्रिड प्लान आता है, इसमें जिसका कॉन्सेप्ट होता है वो कंबाइंड एलिमेंट ऑफ बोथ डीबी एंड सीपी, डीबी एंड डीसी प्लान्स। फॉर एग्जांपल मिनिमम गारंटी बेनिफिट्स माइट बी प्रोवाइडेड विद एडिशनल बेनिफिट्स लिंकेज टू इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस। यानी कि यहाँ पे बताया जाएगा ये हाइब्रिड प्लान है जिसमें डीबी और डीसी दोनों की बातें करी गई हैं। उसमें क्या होता है कि मिनिमम गारंटी एम्प्लॉय देता है, उसके ऊपर अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना है तो वो करिए, उसके बेसिस पे आपको एट द एंड में पैसा एज अ पेंशन की तरह वापस मिलते हैं। तो अब जो इम्पोर्टेंस होता है पेंशन फंड का, क्या इंपॉर्टेंस है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक प्रोवाइड कराता है, क्योंकि आप आफ्टर रिटायरमेंट आपके पास कोई इनकम स्ट्रीम नहीं हो, तो उसके बदले आपके पास एक इनकम स्ट्रीम तैयार करता है, स्टेबल इनकम स्ट्रीम तैयार कर देता है, और फाइनेंशियल डिपेंडेंसी दूसरों पर कम हो जाती है आपकी। उसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी बढ़ जाती है। लार्ज पूल ऑफ कैपिटल इन पेंशन फंड्स कैन इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस एंड अदर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ। आपके पास जो पैसा होता है पेंशन फंड में, वो गवर्नमेंट चाहे तो वो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर बिजनेसेस उन सब में ग्रो कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है। फिर सोशल सेफ्टी नेट हेल्प रिड्यूस पॉवर्टी अमंग द एल्डरली। जो बड़े और बुजुर्ग लोग होते हैं उनके पास पैसे का क्रंच होता है, तो रिटायरमेंट पेंशन फंड्स उनको हेल्प करते हैं कि उनके पॉवर्टी कम कराने में। इसके बाद हमने पेंशन फंड्स को पढ़ा, उसके बाद आते हैं इंश्योरेंस की बारी। इंश्योरेंस में क्या है कि जो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है वो है हाँ, तो इंश्योरेंस के बारे में हम पढ़ते हैं कि इंश्योरेंस का होता क्या है। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी वेयर एन इंडिविजुअल और एंटिटी द इंश्योर्ड रिसीव फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और रीइंबर्समेंट अगेंस्ट लॉस from an insurance company. The insurer, in exchange, the insured pays a regular fees called an premium. The core idea is to transfer the risk of potential financial loss from an individual or entity to a large pool of individuals through the insurer, thereby sharing the burden of risk. Basically, insurance का मतलब ही ये होता है कि स्मॉल स्मॉल अमाउंट में हम सब कोई जो इंश्योरेंस कराए होते हैं उसको इंश्योर्ड बोलते हैं, कि हम सबको इंश्योर्ड होते हैं अपने आप के ऊपर। और एक जो इंश्योरेंस कंपनी होती है हम सबसे प्रीमियम कलेक्ट करती है, और जब एक किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ कोई अनहोनी होती है तो फिर उसको जो फाइनेंशियल बर्डन फेस करना पड़ता है अकेले ना करके, उसका फाइनेंशियल बर्डन है वो जो कंपनी ने दूसरों से फाइनेंशियल रिस्क ये इन्वेस्टमेंट प्रीमियम के नाम पे ली है, तो वो उसको प्रोवाइड करते हैं और उसके बीच में अपना कमीशन उठाते हैं। बस ये बात है। काफ़ी टाइप कुछ टाइप्स के क्लास इंश्योरेंस टाइप्स होते हैं, जिसमें से पहला है एक है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू द इंश्योर्ड बेनिफिशियरी अपॉन द इंश्योर्ड डेथ ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म्स। सम पॉलिसीज ऑल्सो हैव एन इन्वेस्टमेंट कॉम्पोनेंट। कहने का मतलब ये है कि लाइफ इंश्योरेंस में वो होता है कि जो इंश्योर्ड होता है उस वो बेनिफिशियरी उसके जो बचे हुए लोग होते हैं उनके, यानी कि जो नॉमिनीज होते हैं उनको उनके मरने के ऊपर पैसा मिलता है। तो ये होता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के अंदर ये होता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें होता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस, इंडोमेंट पेमेंट पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी, यूलिप्स। लॉन्ग टर्म लाइफ इंश्योरेंस
क्या है कि प्रोवाइड कवरेज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड टर्म इफ द इंश्योर्ड डाइज विद इन द टर्म एंड द डेथ benefit is paid. No maturity benefit if the insured survives the term. Pure protection. कहने का मतलब ये है जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस है उसमें क्या होता है कि जो इंश्योर्ड व्यक्ति अगर टाइम के अंदर मर गया, मतलब उनकी डेथ हो जाती है, मर गया से वर्ड नहीं है, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बदले में उनको जो जो बचे हुए लोग हैं, उनके घर के लोग हैं, उनको पैसे तैयार दिए जाते हैं। और इसका कोई एक फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता कि मैच्योरिटी के ऊपर इतना के ऊपर ही पैसे मिलेंगे आपको। जब आपके लव वंस की डेथ हो जाती है तो उसके बदले आपको पैसे मिलते हैं। फिर उसके बाद है कि होल्ड लाइफ इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस का कारण हो सकता है कोई सोचे कि मरे हुए के बदले क्यों पैसे दिए जाते हैं। तो इसमें ये होता है कि जो व्यक्ति घर में अकेला कमाने वाला है, जैसे फादर है किसी के, और वो ही अकेले कमाने वाले हैं, तो और में उनकी डेथ हो जाती है, तो बदले में उनके जो लव्ड वंस है, उनकी फैमिली है, उनके पास पैसे नहीं हो, फिर कैसे होगा। तो इसलिए जब तक उनका कोई उनकी फैमिली से एक उनके जाने पे उनको एक फैमिली को एक अमाउंट प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि वो उस टाइम के लिए कवर कर सके अपने लॉस को। उसके बाद है होल्ड लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कवरेज फॉर द एंटायर लाइफ ऑफ द इंश्योर्ड। इट है ऑल्सो एक्यूमुलेट्स कैश वैल्यू ओवर टाइम विच कैन बी बोरोड अगेंस्ट और विड्रॉन। कहा यहाँ पे कहा गया कि उनके एंटायर लाइफ के लिए ये होल लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद आता है इंडोमेंट पॉलिसीज़। एंडोमेंट पॉलिसी में क्या होता है, ये एक सेविंग कम प्रोडक्शन प्लान है, पेज अ लम्प सम मनी ऑन मैच्योरिटी और डेथ विच एवर इज अर्ली। जब इसमें क्या होता है कि एक प्रोडक्शन प्लान तैयार किया गया है कि आपको एक लम्प सम मनी मिलेगा कब, या तो आपके जो प्लान है पॉलिसी है वो मैच्योर हो जाए, या फिर किसी आपके लव्ड वंस की अगर डेथ हो जाती है तो उसके जो पहले हो गया उस टाइम आपको ये पैसे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके बाद आता है अगला पॉइंट है मनी बैक पॉलिसी। रेगुलर पे आउट्स एट स्पेसिफिक इंटरवल्स ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म्स अलॉन्ग विद लम्प सम एट मैच्योरिटी और डेथ। ये स्मॉल अमाउंट में रेगुलर बेसिस पे आपको पेमेंट करते हैं, स्पेसिफिक इंटरवल्स पे मिलते रहेंगे, और लमसम मनी भी मिलेगा मैच्योरिटी या डेथ पे जो पहले हो जाए। फिर होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज कंबाइंस इंश्योरेंस कवरेज विद इन्वेस्टमेंट। अ पोर्शन ऑफ द premium goes towards life cover and the rest is invested in funds chosen by the policy holder। पॉलिसी होल्डर ने जो फंड्स चूज़ किए होते हैं उनके उसमें वो पैसे इन्वेस्ट हो जाते हैं। कब, जब आपके कुछ जाते हैं उनके बदले उनको जो प्रीमियम है वो वापस मिल जाए, और उसके बाद बचा हुआ जो अमाउंट है वो किसी फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। फिर इसका आता है जनरल इंश्योरेंस यानी कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर्ड होती हैं। कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ रिस्क अदर देन लाइफ, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू डैमेज, थेफ्ट, लाइबिलिटी। इसमें जो इसके टाइप्स होते हैं मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस यानी कि गाड़ी में अगर कोई डैमेज होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके बदले आपको इंश्योरेंस मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या कवर होता है कि मेडिकल एक्सपेंसेस, हॉस्पिटलाइजेशन के कॉस्ट, ये सब कवर होते हैं मेडिकल इंश्योरेंस में। ट्रैवल इंश्योरेंस में कवर्स रिस्क ड्यूरिंग ट्रैवल लाइक मेडिकल इमरजेंसी, लगेज लॉस, या फिर जो भी आपका ट्रैवलिंग के दौरान आपको सारी चीज़ें घट सकती हैं, उसके बदले ट्रैवल इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड किया जाता है। फिर आता है होम इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस जिसे बेसिकली कहा जाता है कवर्स डैमेज टू प्रॉपर्टी, हाउस कंटेंट ड्यू टू फायर, थेफ्ट, नेचुरल कैमिलिटीज़। इसके बारे में अगर नेचुरली कुछ आपके घर वालों को घर के साथ कुछ होता है, या फिर कोई प्रॉपर्टीज के साथ आपके कुछ होता है, तो उसके बदले जो आपको पैसे मिलते हैं वो आते हैं होम इंश्योरेंस में। उसके बाद नंबर इंश्योरेंस कवर्स लॉस और डैमेज टू शिप्स, कार्गोज, टर्मिनल्स एंड एनी ट्रांसपोर्ट बाय विच प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, एक्वायर्ड और हेल्ड बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन। यहाँ पे बताया गया कि मरीन मतलब पानी के अंदर जो कार्गोज और शिप होते हैं उनके लिए जो आपको ट्रांसपोर्ट के बदले जो इंश्योरेंस है वो मरीन इंश्योरेंस के अंदर आता है। फायर इंश्योरेंस में आता है कवर लॉस कॉज बाय फायर टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में अगर आग लग जाए तो उसके बदले जो आपको इंश्योरेंस के पैसे मिलते हैं वो फायर इंश्योरेंस में आते हैं। उसके बाद आता है personal accident insurance provides a lump sum amount payment in the cash in case of accidental death or disablement। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाती है और उसके बदले आपको आपके अपाहिज होते हैं मतलब दिव्यांग हो जाते हैं, तो उसके बदले आपको पेमेंट एक लम्प सम अमाउंट में पेमेंट प्रोवाइड किया जाता है। फिर आता है लाइबिलिटी इंश्योरेंस कवर्स लीगल लाइबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम नेग्लिजेंस और एक्सीडेंट्स कॉजिंग इंजरी और डैमेज टू थर्ड पार्टी।
कि किसी भी थर्ड पार्टी को अगर कोई एक्सीडेंट या फिर कोई इंजरी हो जाती है तो उसके बदले भी आप को तुरंत पैसे आप अपने पॉकेट से ना निकाल करके आप लाइबिलिटी इंश्योरेंस के थ्रू उनको पैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर जो प्रिंसिपल्स होते हैं इंश्योरेंस के हम वो जानते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है गवर्न करता है कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड इंश्योरेंस फेयरनेस एंड लीगलिटी। उसमें पहला प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड गुड फेथ। इसका कॉन्सेप्ट होता है बोथ द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स फुली एंड ऑनेस्टली टू ईच अदर। बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भी मटेरियल फैक्ट्स है कि जो भी दोनों को पता होना चाहिए, जो इंश्योरेंस कंपनी और जो इंश्योर्ड पर्सन है जिसको इंश्योर किया जा रहा है उनको हर एक मटेरियल फैक्ट बताया दिया जाता है। जैसे मेडिकल हिस्ट्री हो गई किसी की लाइफ इंश्योरेंस के लिए, या फिर कोई मोटर कार का इंश्योरेंस के लिए प्रीवियस क्लेम्स हो गए, उन सब के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। और वैसे ही इंश्योरेंस कंपनीज अपनी जो डिटेल्स हैं इंफॉर्मेशन है वो क्लियर कट टर्म्स जो अपने हैं वो प्रोवाइड करती है इंश्योर्ड को। उसके बाद आता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है कि द इंश्योर्ड must have a financial stake or a legal relationship with the subject matter of the insurance, the person or property being insured such that they would suffer a financial loss if the insured event occurs। यहाँ पे बताया गया है कि जो इंश्योरेंस जिसका आप इंश्योर करा रहे हो उसके साथ अगर आपका कोई रिलेशन है तो बेटर ऑप्शन रहता है, क्योंकि उसके बदले आपको अगर जिसका आप इंश्योरेंस करा रहे हैं उसके कुछ होने पे कोई भी दुर्घटना घटने पे जो पैसे मिलेंगे वो आपको मिले। तो ये बताया गया है इस कारण में यू हैव जिसमें से एग्जांपल आता है कि वह इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन योर ओन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। आपको अपनी लाइफ और प्रॉपर्टी के ऊपर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो और कोई कराएगा तो पैसे आपको नहीं उनको मिलेंगे। क्रेडिटर हैज़ एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ अ डेटर अपॉन द अमाउंट ऑफ डेट। डेटर जो है जो बड़े बड़े क्या होते हैं कंपनीज में क्या होता है कि जो डेटर हैं कंपनीज के वो कंपनीज अपने डेटर के लाइफ के ऊपर ही इंश्योरेंस करा के रखती है कि अगर वो डेटर है वो उनकी डेथ हो जाती है जिनसे उनको पैसे लेने हैं तो उसके बदले वो उनको इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे दे। ऐसा भी करते हैं कुछ लोग। फिर आता है व्हीकल ओनर हैज़ एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन देयर कंपनी कार के इन देयर कार के बदले इंश्योरेबल इंटरेस्ट मोटर व्हीकल ओनर का होता है। इम्प्लीकेशंस क्या है इनके, विदाउट इंश्योरेबल इंटरेस्ट द कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर वेजर एंड वॉइड। वॉइड मतलब होता है स्टार्टिंग से गलत। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है आपका तो फिर जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो वेज है और वॉइड है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंश्योरेंस इज डिजाइन टू पुट द इंश्योर्ड बैक इन द सेम पोजिशन फाइनेंशियल पोजिशन दे वेयर इमीडिएटली बिफोर द लॉस एंड नो मोर और लेस। इसका मतलब है कि इम्यूनिटी की आपको कोई लॉस या फिर लॉस ना झेलना पड़े। अगर आपके साथ कोई अनहोनी होती है फाइनेंशियल कोई इवेंट हो जाता है एक्सीडेंट हो जाता है तो उससे पहले जो आपका फाइनेंशियल पोजीशन था आपको वैसा ही कंपनी वापस कर दे फाइनेंशियली। वैसा इंश्योरेंस डिज़ाइन किया गया है, वैसा इंश्योरेंस का ऑब्जेक्टिव रहता है आपको करने का। इट प्रिवेंट्स द इंश्योर्ड फ्रॉम प्रॉफिटिंग फ्रॉम अ लॉस कि कोई लॉस होने से आपको बचाने के लिए इंश्योरेंस कंपनी ये ट्राई करती है। उसके वजह आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो जो एप्लीकेशन होता है एप्लीकेबिलिटी है कि प्राइमरी अप्लाइज टू जनरल नॉन लाइफ इंश्योरेंस, इट डजेंट अप्लाई टू लाइफ इंश्योरेंस एज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ कैन नॉट बी प्रिसाइजली इंडेमनीफाइड। ये लाइफ इंश्योरेंस के अलावा सारी चीज़ों पे अप्लाई केबल होता है। मतलब जनरल इंश्योरेंस के ऊपर जो कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस है जैसे मोटर कार हमने पढ़ा, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, लाइबिलिटी इंश्योरेंस है ऊपर जो भी हाउस इंश्योरेंस उन सब के बारे में। क्योंकि और ये इन ह्यूमन बॉडी के लिए या लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर नहीं होता क्योंकि ह्यूमन की जो लाइफ है उसकी कोई गारंटी नहीं है, मतलब उसका कोई मोल नहीं है, अमूल्य है। फिर जो इसके टूल्स होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं कि उसमें जो पहला है कि एक्टिव कैश वैल्यू रिप्लेसमेंट कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। इसका जो वैल्यूज़ होते हैं मतलब ये बहुत एक्टिव कैश प्रोवाइड करते हैं। रिप्लेसमेंट होता है जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके प्रोवाइड दे दिया जाता है। फिर होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कॉस्ट टू रिप्लेस द डैमेज प्रॉपर्टी विदाउट डिडक्शन फॉर डेप्रिसिएशन। जो भी प्रॉपर्टी में लॉस हुआ है आपको वो डेप्रिसिएशन नहीं ध्यान दे करके पूरी प्रॉपर्टी के बदले जो आपको डैमेज हुआ है वो पैसा प्रोवाइड करने का रिप्लेसमेंट कॉस्ट दिया जाता है। सेल्वेज द इंश्योर कैन टेक पोजिशन ऑफ डैमेज प्रॉपर्टी आफ्टर पेइंग अ क्लेम। जो क्लेम आपने इंश्योरेंस कंपनी को बोल दिया तो ऐसा नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम का पैसा देने के बदले आपको उस
प्रॉपर्टी से निकाल देगी। अब प्रॉपर्टी का क्लेम आप अभी भी ले सकते हैं और फिर उस प्रॉपर्टी को आप वापस बाहर बेच सकते हैं, सैलवेज अपने वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर जो अगला पॉइंट है वो सब्रोगेशन है कि आफ्टर पेइंग अ क्लेम द इंश्योरर स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ इंश्योर्ड टू रिकवर मनी फ्रॉम द थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। इसके बाद जो जिसने आपके साथ एक्सीडेंट किया है, इंश्योरर के पास ये चांस ऑप्शन रहता है कि वो जाकर के इंश्योरेंस कंपनी से तो पैसे रिकवर करेगी, और उसके जिस थर्ड पार्टी ने जो एक्सीडेंट किया है रिस्पॉन्सिबल लॉस के, उससे भी वो पैसे मांग सकते हैं, अपना क्लेम मांग सकते हैं। और इसका जो इम्प्लीकेशन होता है, प्रिवेंट मोरल हैज़ार्ड लायबिलिटी कॉजिंग अ लॉस टू प्रॉफिट फ्रॉम इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के थ्रू वो लॉस से प्रॉफिट की तरफ जाने का एक ऑप्शन रहता है। तो गाइस अगला जो टॉपिक है, अगला प्रिंसिपल है, उसका नाम है कि प्रॉक्सिमेट कॉज। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, व्हेन अ लॉस अकर्स ड्यू टू अ चेन ऑफ इवेंट्स द इंश्योरर इज लायबल ओनली इफ द इमीडिएट डायरेक्ट और डोमिनेट कॉज ऑफ द लॉस इज एन इंश्योर्ड पर पेरिल। इसे एग्जांपल जैसे हम समझ सकते हैं कि एग्जांपल से हम समझते हैं तो ज़्यादा आसान रहेगा आपको समझना, कि अगर कोई घर है जिसमें जो जल जाता है, फिर वो टूट जाता है और अर्थक्वेक आ जाता है, मतलब एक्सवाइजेस बहुत सारी चीज़ें उसके साथ एक इवेंट्स की चेन हो जाती है, चेन आ जाती है। तो फिर उसमें क्या होता है कि जो कंपनी है वो सबके पैसे नहीं देकर एक जो एक प्रॉक्सिमेट जो एक मेजर कॉज है जो कवर्ड नहीं भी है, बट कंपनी उस कॉज के लिए पैसे देने को तैयार रहती है, उस डैमेज को प्रोवाइड कराती है, और सबके लिए नहीं करती। ये इम्प्लीकेशन है इसका कि हेल्प्स डिटरमाइन लाइबिलिटी इन कॉम्प्लेक्स लॉस सिनेरियोज। ठीक है। फिर जो अगला है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, उसका जो कॉन्सेप्ट है, इफ एन इंश्योर्ड हैज़ टेकन आउट मल्टीपल इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम डिफरेंट इंश्योरर फॉर द सेम सब्जेक्ट मैटर एंड रिस्क, ईच इंश्योरर विल कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनली proportionally to the loss, preventing the insured from recurring recovering more than the actual loss by claiming from all policies। यहाँ पे है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसने मल्टीपल इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है जो कि एक सिंगल चीज़ के ऊपर फोकस करती है, तो फिर क्या करते हैं कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसको प्रोपोर्शनली उस लॉस के लिए पेमेंट करती है, पैसा देती है, और वो ये ध्यान रखती है कि उसको इतना अमाउंट ना रिकवर हो जाए कि वो जितना लॉस हुआ है उससे ज़्यादा तो उसको रिकवरी हो गया। जो इसका इम्प्लीकेशन है, री इन्फोर्स द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, यानी कि ज़्यादा नहीं है कम भी नहीं। फिर होता है अगला जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ subrogation। आफ्टर द इंश्योरर हैज़ पेड अ क्लेम टू द इंश्योर्ड फॉर अ लॉस caused by a third party, the insurer acquires the right to step into the shoes of insured and sue the third party to recover the amount of claim। बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इंश्योरर है उसने जो क्लेम पे किया है इंश्योर्ड के लिए, वो जब थर्ड पार्टी जो लॉस करती है, वो क्या करते हैं कि जो इंश्योरर अक्वायर्स द राइट टू स्टेप इन द शूज़, जो जिसने इंश्योरेंस जैसे इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योर्ड जिसको उसने इंश्योर किया है उसके बिहाफ पे केस लड़ती है, और जो थर्ड पार्टी है जिस थर्ड पार्टी को सू करती है, मतलब वो उसके ऊपर केस करती है, और उसके बदले थर्ड पार्टी से वो पैसा रिकवर करने का काम भी ये इंश्योरेंस कंपनी या जो इंश्योरर होते हैं वो करते हैं। तो इसका पर्पस होता है तो प्रिवेंट द इंश्योर्ड फ्रॉम रिकवरिंग twice, once from the insurer and once from the at fault party, and place the financial burden on the responsible party। यहाँ इसका जो पर्पस होता है, ये पर्पस है कंपनीज क्या करती हैं कि जो व्यक्ति है जिसका इंश्योरर है इंश्योर्ड है वो दोनों जगह से पैसा न ले, ये वो ध्यान रखती है, और जो मेजर रिस्पॉन्सिबल होता है पार्टी कोई फाइनेंशियल लॉस के लिए, वो उसके ऊपर ही बर्डन ट्रांसफ़र करवाती है। जैसे कि एग्जांपल में होता है, एग्जांपल हम देख सकते हैं कि इफ़ योर कार इज डैमेज्ड इन एक्सीडेंट बाय अनदर ड्राइवर, योर इंश्योरेंस पेज योर कार रिपेयर कॉस्ट एंड देन परस्यू द अदर ड्राइवर्स इंश्योरेंस कंपनी टू रिकवर द पेमेंट। जो कि यही है कि अगर आपकी कंपनी आपकी कार इंश्योर्ड है और जाकर के किसी और दूसरे व्यक्ति ने आपकी कार को ठोक दिया, मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको पेमेंट करेगी, आप जाकर के अपनी कार का जो एक्सपेंस है वो मिट करो, रिकवर करो, और फिर जो इंश्योरेंस कंपनी है आपकी, वो जिसने आपकी गाड़ी ठोकी थी उसके पास उसकी इंश्योरेंस कंपनी से जाकर के वो पैसे रिकवर कराएगी। ठीक है। तो ये हो गया
इंश्योरेंस के बारे में अब आता है कि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के ओवरव्यू देखते हैं। तो जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसका ओवरव्यू है कि फाइनेंशियल सर्विसेज आर हैवली regulated to ensure stability, protect consumers, prevent frauds, and maintain fair practices। जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं रेगुलेटरीज, उनका यही है कि इंश्योर स्टेबिलिटी इंश्योर करना, अपने कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना, फ्रॉडों को प्रिवेंट कर फ्रॉड्स जो होते हैं उसको प्रिवेंट करना, और फेयर प्रैक्टिस मार्केट में मेंटेन रहे, इस पे ध्यान रखना। जिसमें से पहली जो रेगुलेटरीज है उसका नाम है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे में इंडिया जो मेजर बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है, वो इंडिया की आरबीआई रिजर्व बैंक है। इसका रोल है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनेटरी पॉलिसीज, फाइनेंशियल सिस्टम रेगुलेशंस एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। जितने भी इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के काम होते हैं वो आरबीआई के अंदर ही कंट्रोल किया जाता है। इसका जो की फीचर्स हैं वो जो फाइनेंशियल सर्विसेज के की फीचर्स हैं वो ऐसे हैं कि रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ बैंक्स, लाइसेंस प्रोवाइड करना, सुपरवाइज करना रेगुलेटेड कॉमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड नॉन फाइनेंशियल एनबीएफसीज का जो ये काम होते हैं वो लाइसेंस है वो आरबीआई ही प्रोवाइड कराती है। उसके अलावा जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती है, कंट्रोल इंटरेस्ट रेट्स एंड मनी सप्लाइज टू मैनेज इन्फ्लेशन एंड सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। आरबीआई का काम ये होता है कि इंटरेस्ट रेट को मैनेज करना, कंट्रोल करना, मनी सप्लाईज़ को उतना में रखना जिससे वो इन्फ्लेशन ना आए, या फिर मैं अपने जो इन्फ्लेशन आ रही महंगाई हो रही है उसको कंट्रोल करने का काम भी आरबीआई करती है। उसके अलावा फिर क्या करती है कि सब इंडिया की जो इकनॉमी है उसको ग्रोथ में बहुत मेजर रोल प्रोवाइड करती है। फिर उसका जो करेंसी मैनेजमेंट का काम होता है वो भी आरबीआई का होता है। यही करेंसी जो इंडिया में करेंसी चलती है उसको ये मैनेज करती है और इशू करती है। फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में ये बहुत क्रूशल रोल प्ले करती है, मैनेज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड रेगुलेट द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज का जो मार्केट है वो रेगुलेट करने का काम आरबीआई का ही होता है। उसके अलावा जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है वो आरबीआई, जो कंट्री का पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है जैसे यूपीआई, आरटीजीएस, नेफ्टी, ये सब कौन देखते है? ये आरबीआई ही देखती है। फिर जो इसका इम्पैक्ट होता है वो फाइनेंशियल सर्विसेज पे क्या इम्पैक्ट होता है? सेट्स द ओवरऑल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट, इन्फ्लुएंसिंग लेंडिंग रेट्स एंड इंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ द बैंकिंग सेक्टर विच इज़ क्रूशल फॉर ऑल अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। सारे जो उतने फाइनेंशियल सर्विसेज होते हैं उनके लिए जो लैंडिंग रेट्स हैं, फिर स्टेबिलिटी है बैंकिंग सेक्टर में, इसको बनाने का काम कौन करता है? आरबीआई का काम होता है ये ध्यान रखना। उसके बाद जो अगले रेगुलेटरी है वो उसका नाम है सेबी। सेबी का क्या काम आता है कि सेबी इज़ द प्राइमरी रेगुलेटर फॉर सिक्योरिटीज़ मार्केट। जो भी सिक्योरिटी मार्केट है, हमारा कैपिटल मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसकी जो प्राइमरी रेगुलेटर है वो सेबी ही है, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, म्यूचुअल फंड्स टीसी इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय सेबी ओनली। उसके जो की फीचर्स हैं वो होते हैं कि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना कि कहीं उनके साथ कोई गलत तो नहीं हो रहा, उनके ट्रेड प्रैक्टिसेस सही हो, ट्रांसपेरेंट हो, और इन्वेस्टर को सेफ गार्ड करना। डेवलपिंग द मार्केट, मार्केट डेवलप करने में हेल्प कराती है। प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट थ्रू रेगुलेशंस एंड इनिशिएटिव्स। जितने भी सिक्योरिटीज़ है उनको डेवलप कराती है, मार्केट में लाने का काम भी हेल्प कराती है कि सेबी कैसे रेगुलेट करना है वो बताती है। रेगुलेटिंग द मार्केट पार्टिसिपेंट्स, रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट्स एडवाइजर्स, मर्चेंट बैंकर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, मतलब जितने भी मैनेज ये रोल निभाने वाले होते हैं, पर्सन्स होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, फिर ब्रोकर्स हो गया, फिर म्यूचुअल फंड्स हो गए, इन सब का जो ध्यान रखता है वो भी उसका रेगुलेशन कौन करता है? वो सेबी ही करती है। फिर प्रिवेंटिंग माल प्रैक्टिसेस, कोई भी गलत प्रैक्टिस ना होने लग जाए मार्केट में, उसका इन्वेस्टिगेशन करने का काम, और जो भी गलत कर रहा है, इनसाइड ट्रेडिंग कर रहा है, मार्केट मैनिपुलेशन कर रहा है, उनको जो पनिश करने का काम भी सेबी का ही होता है। फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ ये प्रिवेंट करती है। इसके अलावा एक सेबी का काम क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड्स जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा उसके ऊपर ध्यान रखती है, रेगुलेट करती है उसके ऑपरेशंस, डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ म्यूचुअल फंड। सारे इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिसेस को भी म्यूचुअल फंड्स के सेबी ही रेगुलेट करती है। इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है सेबी के? ensures the integrity and efficiency of capital market where the company raise funds and investors trade securities directly, impacting venture capital exits, startup financing via public market and mutual fund operation। बेसिकली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जितने भी इंटीग्रिटी मेंटेन करने का काम है, कैपिटल मार्केट में एफिशिएंसी मेंटेन करने का काम है, वो सभी के द्वारा ही किया जाता है। वो उसके ऊपर एक इम्पैक्ट बना के रखती है कि उस कोई गलत तो नहीं कर रहा, कोई
कोई माल प्रैक्टिसेस तो नहीं कर, डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है अपनी उसकी चीज़ें वेंचर कैपिटल एग्जिट्स कराने में, स्टार्टअप फाइनेंसिंग करने में, इन सब में से भी बहुत बड़ा क्रूशल रोल प्ले करती है। उसके बाद आता है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका नाम है IRDAI, द ऑटोनोमस बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग एंड प्रमोटिंग द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। जितने भी इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस की बातें आती हैं इंडस्ट्री में, वो उसको मेंटेन करने का काम कौन करती है, वो करती है उसकी जो अथॉरिटी है इंडिया में, ऑटोनोमस बॉडी है, उसका नाम है कि IRDAI, जिसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका जो की फंक्शन है वो है कि लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस, जितने भी इंश्योरेंस कंपनी होते हैं उनको लाइसेंस प्रोवाइड करने का काम यही इसी उस अथॉरिटी है लाइसेंस ग्रांट करने का इंश्योरेंस कंपनी को। फिर उसके बाद है प्रमोटिंग पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट, जितने भी पॉलिसी होल्डर हैं, जितने भी पर्सन हैं जिन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, उनके इंटरेस्ट उनका वो प्रोटेक्ट करने का काम भी IRDAI का ही अंडर आता है। फ्रेमवर्क रेगुलेशन टू इंश्योर फेयर प्रैक्टिस ट्रांसपेरेंसी, जितने भी चीज़ें सब ट्रांसपेरेंट रहे, कोई भी फेयर प्रैक्टिस ही हो, कोई माल प्रैक्टिस ना हो, सब चीज़ का ध्यान IRDAI ही रखेगी। प्रोमोटिंग ग्रोथ ऑन द इंश्योरेंस सेक्टर में ग्रोथ भी आए, वो भी प्रमोट करने का काम IRDAI का ही होता है। सेटिंग नॉर्म्स, प्रिस्क्राइब रेगुलेशंस फॉर इंश्योरेंस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स बाय इंश्योरर, जितने भी इंश्योरर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, वो सब को ध्यान रखने का काम इसी का होता है। इसके बाद इम्पैक्ट क्या होता है फाइनेंशियल सर्विसेज पे, ये देखते हैं। डायरेक्टली गो ऑन ऑल एक्सपेक्ट ऑफ इंश्योरेंस फ्रॉम प्रोडक्ट डिज़ाइन टू क्लेम्स। बेसिकली इसका जो इम्पैक्ट होता है फाइनेंशियल सर्विस पे, वो बहुत मेजर इम्पैक्ट होता है कि ये सारे इंश्योरेंस जो भी है उन सब के ऊपर यही डिज़ाइन करते हैं कि कैसे क्लेम्स होंगे तो उनको कैसे पे करना है। ensuring a regulated and trustworthy environment for policy holders and company। एक trustworthy environment तैयार करती है कंपनीज और पॉलिसी होल्डर्स के बीच। ठीक है, तो IRDAI का पढ़ लिया हमने। हम आगे आता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PFRDA। इसका जो मेजर रोल है वो है कि रेगुलेटरी बॉडी फॉर पेंशन सेक्टर इन इंडिया। जो अभी हमने पेंशन फंड्स के बारे में पढ़ा, उसकी जो मेजर बॉडी है वो यही है PFRDA, जिसका पार्टिकुलरली नेशनल पेंशन सिस्टम इसी के अंडर आता है, जिसमें जो की फंक्शन है उसके हैं कि रेगुलेटरी पेंशन फंड्स लाइसेंस एंड रेगुलेट पेंशन फंड्स मैनेज PFMS एंड अदर इंटरमीडिएटरीज इन द NPS। जितने भी पेंशन फंड्स के लाइसेंस होते हैं वो PFRDA ही प्रोवाइड कराता है। प्रोटेक्टिंग सब्सक्राइबर्स इंटरेस्ट, सब्सक्राइबर्स जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जिन्होंने पेंशन रिटायरमेंट के बाद के लिए करवाया होता है, उनका जो इंटरेस्ट होता है वो उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी इसी का होता है। फिर जितने पेंशन कवरेज होते हैं वो उसको प्रमोट करने का काम PFRDA ही होता है। वर्क टू एक्सपेंड पेंशन कवरेज एंड अवेयरनेस इन द कंट्री। ठीक है, फिर अगला जो टॉपिक है वो है कि इसमें एक और काम होता है डेवलपिंग द पेंशन सेक्टर। जितने भी पेंशन सेक्टर इंडिया में हैं उसको डेवलप करने का काम PRFDA ही करता है। लेज डाउन नॉर्म्स फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ऑपरेशन इन द NPS। और इसका जो इम्पैक्ट है फाइनेंशियल सर्विसेज पे वो ये है क्रिटिकल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटीज ऑफ इंडिविजुअल थ्रू पेंशन सेविंग, इंश्योरिंग दैट दीज फंड्स आर मैनेज प्रोडेंटली ऑन एंड सिक्योरली। जितने भी इसका जो इम्पैक्ट होता है फाइनेंशियल सर्विस पे बहुत क्रूशल होता है, बहुत लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होने के कारण ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है। और पर्टिकुलरली इंडिविजुअल्स के ऊपर पेंशन सेविंग उनका ध्यान रखना, उनके ऊपर सिक्योरिटी उनकी फंड्स रहें, इस सब का ध्यान भी PFRDA ही रखता है। तो गाइज आपका यूनिट 2 का सारा टॉपिक आज ख़त्म हुआ। अब हम आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ इस सीरीज़ में, जिसमें अगला टॉपिक आएगा आपका यूनिट 4, जो कि आपकी यूनिट IBFS का यूनिट 4 है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें, और जो भी चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक्स चाहिए, और वो चीज़ें आप बोलेंगे तो हम वीडियो बना देंगे। तो चलिए चलते हैं। थैंक यू।